ध्यान देना एक्सरसाइज 6.3 समलंब एबीसीडी जिसमें AB पैरेलल टू DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए कि OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। एक समलंब चतुर्भुज है। आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है? इसकी एक भुजा थोड़ी छोटी रहे और एक भुजा थोड़ी, और ये दो पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेलल मतलब समांतर। ये सामने वाली जो भुजाएं होती हैं कैसी होती हैं बताइए? हाँ, तो अगर ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तो समांतर भुजाएं कौन सी बताओ? AB समांतर है CD। इसके विकर्ण परस्पर किसको प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों? बिंदुओं पर। AC और BD इन दोनों का विकर्ण क्या हो गया? O। ये किसको प्रतिच्छेद कर रहा है? O बिंदु पर। ठीक है। फिर बोला गया AB पैरेलल टू DC है तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। आपको दर्शाना क्या है? आपको दर्शाना है OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया क्या है इसको हम लिखेंगे। तो क्या दिया है? हमको दिया है एक समलंब चतुर्भुज ABCD। एक समलंब चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण जिसके जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब समझते हो? काटना। प्रतिच्छेद मिलता नहीं है, काटते हैं। मिलना अलग चीज है, प्रतिच्छेद करना अलग चीज है। अब सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध करना है सिद्ध करना है बच्चों OA बाई OC। OA बाई OC इक्वल टू क्या प्रूव करना है? OB बाई OD। वो भी समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हैं। समरूपता कसौटी का तो आप तो जानते हैं समरूपता कसौटी में दो त्रिभुज लिए जाते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, उसका ही उपयोग करके हम लोग जो है चाहे साइड से, चाहे साइड एंगल साइड से, चाहे एंगल से प्रूव करेंगे। तो दो त्रिभुज कौन से लोगे बताइए? एक त्रिभुज ले लेंगे AOB और एक त्रिभुज ले लेंगे COD। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए अगर AB पैरेलल टू CD है तथा BD और AC क्या है? तिर्यक रेखाएं हैं, तो इनके एकांतर अंतःकोण कैसे होंगे? मतलब इसके एकांतर में कौन सा होगा? तिर्यक रेखा अगर ये है तो इसके एकांतर में कौन सा होगा? ये वाला। मतलब एंगल आप OBA या हमेशा कहते हैं इसको एंगल 1 कह दें और इसको एंगल क्या कह दें? तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस बार अगर यहाँ पर एंगल 3 आ रहा है तो अगर ये तिर्यक रेखा हुई तो 3 यहाँ पर तो 4 यहाँ पर, तो एंगल 3 अगर यहाँ पर है तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप खुद देख सकते हैं हो जाएगा, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है और ये दो तिर्यक रेखाएं हैं। तो अगर ये तिर्यक रेखा लेते हैं तो ये 3 एंगल इस तिर्यक रेखा के इधर 4 एंगल के इक्वल होगा कि नहीं? एकांतर कोण होने के कारण। और तो अगर ये तिर्यक रेखा लेते हैं तो ये एंगल 1 ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये कैसे एंगल है बताओ? शीर्षा दिख रहा है। तो भाई एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो इससे पहले हम लिखेंगे क्या? सिंस AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है तथा दो तिर्यक रेखा है ना तथा AC व या चलो AC लिख लो, नहीं AOC भी लिखा जा सकता है। AC व BD दो तिर्यक रेखाएं हैं। AC व BD तो क्या हो गई? तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो उनके एकांतर अंतःकोण कैसे होंगे? बराबर। अब इनके एकांतर अंतःकोण बराबर कर दो। तो इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 नहीं तो त्रिभुज ले लें सीधे। तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD OB तथा ट्रायंगल पहले आप समझ लो, नोट करने से पहले ट्रायंगल COD और ट्रायंगल AOB में
तो देखो AOB और COD में अनुपात ना बराबर करके हमने एंगल को देखा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ये क्यों बराबर हो गया आपको मालूम है? एकांतर अंतर कोण, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट, चाहे ALT लिख के अल्टरनेट, और इंटीरियर लिखना चाहो INT लिख दो, और एंगल्स लिखना चाहो तो ऐसे एंगल का साइन बना के यस लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझ गए? और ऐसे एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये AOB इक्वल टू क्या हो गया? COD। एंगल ऑफ AOB इक्वल टू बच्चों क्या हो गया? एंगल ऑफ COD। ये कैसे एंगल? वर्टिकली अपोजिट, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल COD। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से, बाई एंगल प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी या कहें सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी या हम कहें समरूपता कसौटी से कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बताओ? ट्रायंगल AOB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अगर ट्रायंगल AOB COD के सिमिलर है तो बताओ समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है बच्चों? बराबर। तो क्या हो जाएगा? AO बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। अब ये तो प्रूफ करना था। देखो ये कौन करे, OA कर दो, है कि नहीं? ना करना चाहो तो इसे रखो। क्या समझ में आया क्वेश्चन? बताइए क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अर्थ समझ में आ गया है? अर्थ ना कौन सा स्टार्ट होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान दो आप लोग। 12 में बोला गया है कि चित्र त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः यस और T बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। तो दर्शाइए RPQ समरूप है किसके? RTS के। तो सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए साथ साथ आप लोग। फिगर बच्चों साथ साथ बना लीजिए। एक ट्रायंगल है PQR जिसमें बोला ये गया है यहाँ पर यस है और यहाँ पर T है, यहाँ पर यस पॉइंट है और यहाँ पर क्या कौन सा पॉइंट है? T। ये दो बिंदु है यस और T। बोला बच्चों ये गया है कि एंगल P इक्वल टू RTS। सीधा देखो सचिन, एंगल P इक्वल टू क्या है? RTS। एंगल ये जो P है ये किसके इक्वल है? RTS के, मतलब इसके इक्वल है। सही है? ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल। तो प्रूव करने कह रहा है कि प्रूव कीजिए एंगल RPQ, एंगल RPQ ट्रायंगल बता रहे, ट्रायंगल RPQ सिमिलर प्रूव करना है किसके? RTS के। बस मतलब एक चीज दी गई है तो ये प्रूव करना है। तो दिया क्या गया है आपको? तो सीधी सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा क्या दिया गया बताओ? एक त्रिभुज PQR दिया गया ना, एक त्रिभुज PQR दिया गया है जिसमें एक त्रिभुज PQR दिया गया है, जिसमें वो लोग क्या दिया गया है? जिसमें हाँ बोलो, जिसमें एंगल P इक्वल टू RTS और दिया नहीं गया, बुक नहीं दिखाई पड़ रही। एंगल P इक्वल टू एंगल RTS सिद्ध क्या करना है? बुक में देखो। ज्यादा बनोगे तो छड़ी रखिए बच्चा, ये आदत मजबूत कर देती है। सिद्ध करना है ट्रायंगल RPQ, ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल। हाँ ये प्रूव करना है। तो देखो जो प्रूव करना होता है उन्हीं को ले लेते हैं उपपत्ति में। जो हमें प्रूव करना है तो होता है सिद्ध कर, वो उपपत्ति में, उपपत्ति क्या होती है? प्रूफ में उन्हीं को ले लेते हैं। देखो ट्रायंगल RPQ ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे? RPQ तथा ट्रायंगल RTS में, हाँ त्रिभुज RTS में, RTS। अब आप खुद देखिए, पहला एंगल तो बराबर दिया है, यानी RPQ में RPQ आ गया, एंगल RPQ में RPQ आ गया। देखो अब इक्वल टू किसके बताओ? RPQ थोड़ी ना है, एंगल P है। RPQ में कौन सा एंगल है? P है। एंगल ये देखो ना, एंगल P किसके इक्वल है बताओ? RTS के। क्या P एंगल RPQ में आ रहा है? RTS में आना चाहिए, आ रहा है। और दोनों कॉमन एंगल देख लीजिए, देख इधर RPQ में भी R और RTS में भी R, तो एंगल R क्या हो गया बताओ? कॉमन। एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये हो गया कॉमन और ये दिया गया है। ये हमें दिया है और एक हमने किया है, ये कॉमन है। ये एक दिया है तो एक किया है। तो भाई एंगल प्रॉपर्टी से
किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल भी बराबर होते हैं ना, तो वो भी क्या उसको सिमिलर कर देते हैं दोनों त्रिभुजों को। तो बताइए कौन से दो त्रिभुज सिमिलर हो गए? ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया। किसके सिमिलर हो गया? आर टी एस के। यही हमें प्रूव करना है। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है पीछे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ध्यान दो। 13 की तरफ बच्चों ध्यान दो। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए ट्रायंगल एईपी समरूप हो जाए सीडीपी के, एबीडी समरूप हो जाए सीबीई के, और एईपी समरूप हो जाए एडीबी के तथा पीडीसी समरूप हो जाए बीईसी के। तो ये ट्रायंगल बना लो पहले साथ साथ आप लोग। पहले बच्चों आप ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और ये है सी। यहाँ पर ये शीर्ष लंब खींचा गया। शीर्ष लंब हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ये सीधा सीधा शीर्ष लंब खींचा गया है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात है बहुत हो रहे हैं पीछे, समझा नहीं जा रहा है। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर एक शीर्ष लंब ए से खींचा गया बच्चों। किससे खींचा गया? ए से। ये लो, ये डी पर खींचा गया है। और देखो अगर शीर्ष लंब खींचा जाता है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो दर्शाना है हमको, क्या सिद्ध करना है? देखो पहले तो हम लिखते हैं कि जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया बताओ? एक त्रिभुज, हाँ एक त्रिभुज एबीसी जिसमें एडी परपेंडिकुलर है किस पर? बीसी पर। एडी लंब बीसी, हाँ जिसमें एडी लंब बीसी है, वह सी लंब किस पर है बताओ? हाँ सी लंब एबी है। ये लंब का साइन होता है, याद रखना, ये लंब का साइन होता है। अच्छा आप देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, उसको हम लिखते हैं बारी बारी। देखो बच्चों सिद्ध क्या करना है, पहले में क्या प्रूफ करना है सचिन बताइए? ट्रायंगल एईपी समरूप हो जाए किसके? हाँ ट्रायंगल एईपी समरूप हो जाए ट्रायंगल सीडीपी के। और दूसरे में क्या समरूप करना है हमको? ट्रायंगल एबीडी, हाँ समरूप हो जाए किसके? सीबीई के। और तीसरे में त्रिभुज एईपी समरूप हो जाए किसके? एडीबी के। चौथे में पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी समरूप हो जाए बीईसी। आगे फोर्थ। तो देखिए आप देखिए पहले ध्यान से। अब हम उपपथ में उन्हीं ट्रायंगल को लेंगे जो हमें समरूप करने हैं। पीछे बच्चों उपपथ में उन्हीं ट्रायंगल को लेते हैं जो हमें समरूप करने हों। एईपी पहले ट्रायंगल ले लेंगे, एईपी और तथा ट्रायंगल सीडीपी। केवल दो एंगल के बारे में सोचिए, दो एंगल कैसे कैसे बराबर हो जाएंगे। तो एईपी सीडीपी में पहला एंगल तो 90 बराबर दिख रहा होगा आपको, देख लो स्वयं। एईपी कहाँ गया? एईपी है क्या? एईपी यहाँ पर पी है ना। एईपी में देखो ये E90 डिग्री दिख रहा है आपको? हाँ तो इसमें एंगल E90 डिग्री किधर से? इधर से है। और उधर सीडीपी में कौन सा है? सीडीपी में इधर से ऊपर से D90 डिग्री दिख रहा है आपको? तो एंगल डी। ये कंप्लीट ना लिखकर बताओ, जितने जितने उतने उतने लिख लो। एईपी में ऐसे लिखो, एईपी एंगल ऑफ, कंप्लीट ना लिखो क्योंकि एईपी 90 है ना। और उधर कौन सा 90 बताओ? सीडीपी, एंगल ऑफ सीडीपी लिख दो। ये दोनों बच्चों कितने कितने हैं? एक कॉमन एंगल छाट दो। पी कॉमन का, ये तो शीर्ष में होगा। हाँ शीर्ष में हो पाएगा, शीर्ष में होगा। एंगल ऑफ एपी, एंगल ऑफ और इक्वल टू एंगल ऑफ सीपीडी। ये कैसे एंगल है बच्चों? तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से, बाई एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। एंड ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी, सिमिलर
सिमिलर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? समरूप। बहुत अच्छी। दूसरे में कौन से ट्रेंगल लोगे बताइए? दूसरे में कौन से ट्रेंगल लोगे? ABD और CBE। क्या लिख भी देंगे? ट्रेंगल ABD तथा ट्रेंगल CBE में। पीछे बहुत बातें हो रही हैं। तथा ट्रेंगल CBE में समझ नहीं रहे अजय बताओ, ABD और CBE में कौन से एंगल बराबर करेंगे? ABD में कौन सा एंगल 90 डिग्री दिख रहा बताओ? ABD में हाँ ADB कौन सा दिख रहा? ADB 90 डिग्री दिख रहा। और उसमें बताओ CBE में? CBE में कौन सा 90 दिख रहा? CBE में E दिख रहा है। इसका पूरा नाम बताओ। CBE। अच्छा CEB। एक एंगल और चाटो, एक एंगल और बराबर करो। हाँ ABD में देखें तो एंगल भी आ रहा, CBE में देखें तो एंगल भी आ रहा। तो एंगल भी क्या हो गया? कॉमन। एंगल भी इक्वल टू एंगल भी क्या हो गया? कॉमन एंगल। कॉमन कहे तो उभयनिष्ठ। तो भाई एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए बताओ? सिमिलर या समरूप। ट्रेंगल ABD सिमिलर हो चुका है किसके बताओ? CBE। ट्रेंगल ABD सिमिलर हो चुका है ट्रेंगल CBE के। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? इसी का थर्ड पार्ट देखो। AEP और ADB में देखिए ट्रेंगल AEP तथा ट्रेंगल बताइए कौन कौन से एंगल इक्वल करोगे इधर? AEP और ADB में AEP और ADB में क्या क्या इक्वल है? एंगल AEP है, एंगल AEP 90 डिग्री। और बोलो एंगल ऑफ ADB 90 डिग्री। ये दोनों 90 हो गए। एक कॉमन होगा क्या? AEP में भी ये आ रहा है, ADB में भी ये आ रहा है। एंगल A इक्वल टू एंगल बोथ एंगल आर कॉमन एंगल। कैसे है? कॉमन होता है क्या? उभयनिष्ठ या फिर समान। उभयनिष्ठ या फिर तो भाई एंगल प्रॉपर्टी से बच्चों पीछे पुरुषोत्तम भाई एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए? समरूप। यानी ट्रेंगल ऑफ AEP सिमिलर हो गया। और किसके सिमिलर हो गया? ट्रेंगल ऑफ AEP सिमिलर हो गया किसके बच्चों? ADB के। अब आप इधर देखिए, अब कौन से ट्रेंगल लेने हैं? PDC और BEC। तो ट्रेंगल PDC तथा ट्रेंगल BEC में इधर देखिए, इधर PDC और BEC में देखिए। PDC में एंगल कौन सा 90? PDC। उधर BEC में कौन सा 90 है? BEC में E। हाँ तो इसमें लिखेंगे BEC इक्वल टू 90। एक एंगल और देखो इधर PDC और BEC में PDC और BEC में C कॉमन। एंगल C इक्वल टू एंगल C। ये कैसा एंगल है? कॉमन। तो भाई एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए बच्चों? हाँ तो ट्रेंगल PDC सिमिलर हो गया। हाँ PDC सिमिलर हो गया BEC के। क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान दो आप लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए त्रिभुज AB समरूप है CFB के। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज की आकृति कुछ तिरछी रहती है, इतना याद रखना। इस प्रकार रहती है। ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें बोला क्या गया? इसमें बोला गया कि AD की बढ़ाई हुई भुजा ना AD पर स्थित एक बिंदु E तथा BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करे। AD पर एक बिंदु स्थित E है, बढ़ाई गई भुजा समांतर जो ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर बढ़ाई गई भुजा AD है, तो AD को किधर से बढ़ाओगे? ऊपर से नीचे से? ऊपर से ना। AD को बढ़ाया गया है।
बढ़ाई की भुजा क्या है? ई है। एडी की बढ़ाई की भुजा ई है। सीडी को बता रहा है ई बिंदु है, बी भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करे। देखो इधर ये बी है, ये बी किसको प्रतिच्छेद करे? सीडी को। कहाँ पर प्रतिच्छेद करे? यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया, तब सिद्ध कीजिए ए बी समरूप है सी एफ बी के। तो दिया क्या है बताइए? क्या दिया है बच्चों? दिया एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एडी पर बिंदु थोड़ी ना, एडी को बढ़ाने पर स्थिति बिंदु है। दिया एक समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें एडी की बढ़ाई के भुजा डी, जिसमें एडी को बढ़ाने पर या बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, उसमें एडी को बढ़ाने पर यहाँ ई पर प्रतिच्छेद करती है, ई पर प्रतिच्छेद करती है। एडी को ई बिंदु तक प्रतिच्छेद करती है, तथा बी भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है, तथा बी भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है, तथा बी भुजा सीडी को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर प्रतिच्छेद करती है? और प्रूफ क्या करना हमको? ये तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना बच्चों क्या सिद्ध करना बताओ? सिद्ध क्या करना है? ए बी ई समरूप हो जाए, हाँ त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाए सी एफ बी के। इसके समरूप हो जाए सी एफ बी के। अब आते हैं ऊपर तक, यहीं से मेन हेडिंग स्टार्ट होती है। देखो ऊपर में सबसे पहले वही लिखते हैं जो हमको दिया होता है। तो दिया हमें मेन चीज क्या दी है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक, यही मेन चीज है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस बात से अवगत है आप लोग? ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए ठीक, इसमें क्या बराबर करना चाहोगे? सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण क्या बराबर करना चाहेंगे? तो एंगल ए के सामने वाला कोण कौन सा बताओ? सी। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी। इसको रख देंगे इक्वेशन 5। और कुछ बराबर करोगे? एंगल ए इक्वल टू तो एंगल सी कर लिया। हम जानते हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। कैसी होती हैं? तो इसलिए यहाँ पर देखो इधर, क्या ये CFB में आ रहा है? ये सी एंगल आ रहा है और ABC में कौन सा आ रहा है? ए। तो एक एंगल तो मिल गया, और एक एंगल किससे निकाल देंगे? दो भुजाएं समांतर करके एक तिर्यक रेखा से, है कि नहीं? तिर्यक रेखा जब होगी तो अल्टरनेट एंगल कैसे होंगे? बराबर। एकांतर कोण कैसे होंगे? बराबर। तो समांतर कौन सी भुजा किसके बताइए? AD समांतर है किसके? BC के, या फिर AB समांतर है CD के। तो कौन समांतर लेना चाहोगे ताकि ये तिर्यक रेखा मिले? कौन से लोग? AD समांतर BC लोग है कि AB समांतर CD लोग? AD समांतर BC। AD समांतर BC मिलने से तिर्यक रेखा बन जाएगी। देखिए, चूंकि AB पैरेलल टू क्या है बताओ? DC। AB पैरेलल टू तथा ये B क्या है बताइए? एक तिर्यक रेखा। तथा B क्या है? एक B एक तिर्यक रेखा है। अगर B एक तिर्यक रेखा है तो उनके एकांतर अंतः कोण बच्चों कैसे होंगे? बराबर।
देखिए अगर बी एक तिर्यक रेखा है और ए बी समांतर है सी डी के, तो उनके एकांतर अंतः कोण कैसे होंगे? बराबर। अर्थात देखिए इधर इस लाइन के एक और अगर ये कोण बन रहा है, मान लीजिए एंगल 1 है या हम करें एंगल बी है, तो इसी लाइन के दूसरी तरफ एंगल ये बन रहा है, ये कैसे होंगे? बराबर। मतलब अगर ये लाइन कैसी है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है, ये पैरेलल है, तो इस लाइन के एक एंगल इधर और एक एंगल ये, तो ये एंगल कैसे कहलाते हैं? अल्टरनेटिव एंगल, मतलब एकांतर अंतः कोण। तो एंगल ऑफ सी बी एफ, एंगल ऑफ सी बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ए ई बी, या फिर हम कह दें ए ई बी कहिए, क्योंकि ए बी में कौन सा एंगल आएगा? ए ई बी, एंगल ऑफ ए ई बी। अब आप वो ट्रेंगल ले लीजिए जो आपको सिमिलर करने हैं, जो आपको सिमिलर करने हैं वो ट्रेंगल ले लीजिए। ये ट्रेंगल सिमिलर करने हैं तो ये ले लेंगे। कौन सी ट्रेंगल? ट्रेंगल ए बी, ट्रेंगल ए बी तथा ट्रेंगल ध्यान से देखिए इधर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कहाँ हुआ था? बराबर होते हैं कोण, समांतर चतुर्भुज समकोण कैसे होते हैं? तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी तो वहीं से आ गया। अब ये वैसे तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि इसको हमने समीकरण 1 इसीलिए डाला कि आगे हमें अगर जरूरत पड़े तो वहां से हम लिख सकें समीकरण 1 से। और दूसरा एंगल कहाँ से आपने लिया है? देखो दूसरा एंगल है ये सी बी, अब क्या ए बी में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इधर से उठाएंगे ना, एंगल ऑफ ए ई बी। कौन उठा लेंगे? एंगल ऑफ ए ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एंगल ऑफ सी बी एफ क्या हो जाएगा? ये कहाँ से ले लिया? हाँ, तो ये ले लिया हमने समीकरण 2 से। तो यहाँ बच्चों हम लिख देंगे समीकरण 2 से, हर चीज समझ नहीं रहे। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? समीकरण 2 से। पुरुषोत्तम समझ में आ रहा है? तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से, बाई एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए? कौन से? ए बी ई सिमिलर हो गया। बताओ किसके सिमिलर हो गया? हाँ, त्रिभुज सी एफ, त्रिभुज सी एफ बी। और यही बच्चों में प्रूफ। क्या ये क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 15 की तरफ ध्यान देना। बोला क्या गया है? बुक की तरफ ध्यान दो। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा एएमपी के, और दूसरा है सी ए बाई पी एच इक्वल टू बी सी बाई एम पी हो जाए। तो आप पहले ये फिगर बना लीजिए साथ साथ, फिगर बच्चों बना लो साथ साथ। एबीसी एक ट्रेंगल एबीसी है जो 90 डिग्री का है, इधर इसका एंगल भी 90 डिग्री का है। और दूसरा कौन सा है आपका? एपीएम, वो एएमपी कौन सा है? एएमपी। ये इसमें ये 90 डिग्री का है एंगल। अगर ये 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। ये इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। तो दिया क्या गया है? सबसे पहले वो हम लोग लिखते हैं। दिया है, बताओ क्या दिया है? बताइए क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी। पीछे बातें नहीं, दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी, जिसमें बताओ जिसमें समकोण कौन कौन से हैं? हाँ, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, हाँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम। ये दोनों कितने 90 सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है हाँ, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाए एएमपी के, और दूसरे में सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी है, बी सी बाई एम पी, बी सी बाई एम पी, सी ए बाई पी। अब आप इधे देखना, ऊपर पर आते हैं, ऊपर
इधर देखिए, इधर दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से बताइए? ABC और AMP। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP। क्या क्या बराबर दिख रहा है? एंगल बी ABC में आ गया और एंगल AM किस में आ गया? AMP में। ये दोनों एंगल कितने हैं? एक एंगल और बराबर दो। ABC में भी AMP में भी एंगल A क्या हो गया? कॉमन। तो एंगल A इक्वल टू एंगल ये बच्चों कैसा है? कॉमन। कॉमन का है तो समान या फिर उभयनिष्ठ। अच्छा, अब देख रहा है, हमने तुम्हें बोला था कि एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को कैसा करते हैं? समूह। तो पहले B आया, या हम कहते हैं नीचे शुरुआत करो, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ, या ऊपर शुरुआत करो, ऊपर से नीचे की तरफ ले जाओ। तो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए तो पहले A आता है, फिर B आता है, फिर क्या आएगा? C। और इसमें पहले A आता है, फिर M आता है, फिर क्या आएगा? P। नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए तो ठीक है। पहले कौन सा एंगल आया? A B। पहले तो लिख रहे हैं बाई एंगल प्रॉपर्टी से। बाई एंगल प्रॉपर्टी से ये कौन कौन से ट्रायंगल? एंगल ABC समरूप हो गया किसके? AMP के। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो तुम तो जानते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर AB के बाई AB के अनुपात में कौन सा आएगा? बताओ। AB के अनुपात में आएगा और BC के अनुपात में कौन सा जाएगा? BC के अनुपात में आ जाएगा MP। हमें प्रूफ बच्चों क्या करना है उसको देख लो। CA करना है तो आगे भी बढ़ाओ पहले कहानी। AC के पान में क्या आएगा? AC के पान में आएगा AP। अब देखो जो प्रूफ करना है उसको देखिए। हमें CA बाई PA तो यहीं से मिल जाएगा और BC बाई MP यहाँ से मिल जाएगा, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से उल्टा कर दो, CA बाई, इसलिए CA बाई PA इक्वल टू क्या हो गया? BC बाई। अब यही बच्चों हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव। CPC की सर्वांग सम त्रिभुजों में बच्चों लगती है सर्वांग सम त्रिभुज। हर चीज समझ में आया? क्वेश्चन नंबर कौन सा लग रहा था बताना ना? क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दो बच्चों। CD और GH के अनुसार कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि D और H के अनुसार त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC FEG के समरूप हो तो दर्शाइए कि CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG और DC भी समरूप हो HG के, DCA समरूप हो HG F के। तो बच्चों त्रिभुज कौन कौन से हैं बताइए? त्रिभुज आपको दो दिए गए हैं, एक ABC और एक FEG। दो त्रिभुज हैं, एक ABC और एक कौन सा है? FEG। ABC और दूसरा बच्चों कौन सा है? FEG। देखो बोला क्या क्या? CD और GH। CD क्या है? ACB का समद्विभाजक। देखो जरा, कोण ACB इसका समद्विभाजक कैसे खींचेंगे? कोण ACB का सी से खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, तो ACB का समद्विभाजक ऐसे जाएगा CD। ये CD किसका समद्विभाजक है? ACB। और देखो जर ये CD तो ACB को समद्विभाजित कर गया, समद्विभाजित करने मतलब आधा आधा, अर्थात कोण ACD अलग हो जाएगा और BCD अलग हो जाएगा। ये CD ने कर दिया। अब GH ने किसको समद्विभाजित किया? कोण G को। कोण पूरे G को किया तो चाहे FG का तो बात एक ही है। तो GH ने किसको समद्विभाजित कर दिया? कोई बात नहीं। GH ने किसको समद्विभाजित कर दिया? FG को, मतलब आधा आधा कर दिया। सही है। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC FEG के समरूप है। त्रिभुज ABC FEG के समरूप है। चलो पहले लिखते हैं, दिया है जो। तो आपको क्या क्या दिया है आपको खुद दिखाई पड़ा होगा बुक में। बताओ क्या क्या दिया है? दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG, जिसमें CD तथा GH के अनुसार CD व GH के अनुसार क्रमशः मतलब समझते हो क्या होता है? बारी बारी से क्रमशः कोण C और कोण G। अच्छा, कोण ACB, कोण पूरा कोण बोला करो, कोण ACB तथा कोण FG, कोण FG के क्या हैं? समद्विभाजक। हाँ, FG के समद्विभाजक हैं।
समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब क्या होता है बच्चों? समान दो भागों में बांट देना। अच्छा ये तो समद्विभाजक हो गए, और क्या दिया है? तथा समरूप भी दिया है कुछ, देखो इसमें। हाँ, तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या क्या तुम लोग FEG के समरूप है। ठीक है, अब बस इतना ही तो दिया है। अब प्रूफ क्या करना है, उस पर आते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। देखो ये बुक में ही दिया, लेकिन फिर भी बच्चे देखना अचंभित हो जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। नवनीत क्या क्या सिद्ध करना, बोलो पहले में क्या सिद्ध करना? CDYGH बोलो नवनीत, तब नवनीत बोलने में कितना देर लगा? अब ये भी नहीं बोल पा रहे। ACY और दूसरे में क्या प्रूव करना बोला, आप बताओ? त्रिभुज DCB HGE। तीसरे में बोल दो क्या समरूप करना है? त्रिभुज DCA HGF के समरूप हो जाए। इतना समरूप हमें करना है सब कुछ। अब हम आते हैं मेन हेडिंग में, जो जिसको हम कहते हैं उपपत्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रूफ। अब उपपत्ति से स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये देखिए, जो चीज समरूप दिए उससे कुछ निष्कर्ष निकाल दें। समरूप क्या दिया है? देखो त्रिभुज ABC समरूप है या FEG, इससे थोड़ा निष्कर्ष निकालते हैं। देखो त्रिभुज ABC समरूप दिया है या FEG के। यह बताइए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनके संगत कोण। तो इसमें क्या करना चाहोगे? संगत कोण बराबर करना चाहोगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना चाहोगे? वो तुम पर डिपेंड करता है। संगत कोण बराबर करते हैं, अनुपात तो इससे इन दोनों को समरूप कर लेंगे तो अनुपात बराबर कर लेंगे। तो इसमें संगत कोण बराबर करना बढ़िया रहेगा, सही है। यानी कोण A के संगत कौन है बताओ? या तो एंगल A इक्वल टू एंगल, ये पहली बात। तो दूसरी बात एंगल B इज इक्वल टू एंगल, तीसरी बात एंगल C इक्वल टू एंगल। अब इसमें थोड़ा एक काम करना है तुम्हें, मालूम क्या? कि ये समद्विभाजित हो रहे हैं। कौन कौन से एंगल बताओ? C और G। तो आपको इस प्रकार समद्विभाजित करना है कि आपको ये दो त्रिभुज मिले। कौन से? देखो DCB और HGE, ये दो त्रिभुज मिले। तो ये त्रिभुज कहाँ आ रहे हैं बताओ? नीचे। तो कोण C इक्वल टू कोण G दिया है। कोण C इक्वल टू क्या दिया है? कोण। अगर कोण C इक्वल टू कोण G दिया है, तो अगर हम दोनों पक्षों में हाफ की मल्टीप्लाई कर दें तो कोण C और कोण G समद्विभाजित हो जाएगा। और समद्विभाजित वैसे भी हो रहा था, लेकिन अब हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा दोनों समद्विभाजित हो रहे हैं, है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई बाई हाफ बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई हाफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में 1/2 की गुणा करने पर। 1/2 की गुणा इधर भी की और 1/2 की गुणा इधर भी की। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपको जो त्रिभुज नीचे वाले समरूप करने हैं ना, DCB और HG नीचे आ रहे हैं, तो नीचे वाले एंगल लेना। देखो C का हाफ नीचे से लो, DCB क्या मिलेगा? DCB। और G का हाफ नीचे से लो, HG एंगल ऑफ HG। एक तो एंगल बराबर हो गया नीचे वाले ट्रायंगल में, एक एंगल और बराबर करो। अब एक एंगल कहाँ बराबर करोगे? ये देखो B इक्वल टू, इसको डाल दें क्या समीकरण? इसको 1 डालो, इसको 2 डालो, इसको 3 डालो। ये लिख लेंगे समीकरण 3 से। ये हमने ले लिया समीकरण 3 से, ठीक। अब ये जो लेने वाले हैं एंगल A इक्वल टू एंगल F ना, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये कहाँ हम लेने वाले हैं? हाँ, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये हमने ले लिया समीकरण 2 से। अब आप खुद देख लीजिए एंगल आपको समरूप होते हुए नजर आते होंगे। कोई बात नहीं, त्रिभुज नहीं लिए तो एंगल तो दो बराबर हो गए त्रिभुज में। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से, बाई एंगल कौन से ट्रायंगल होगा सिमिलर बताओ? यही वाले DCB, एंगल DCB सिमिलर हो गया तो किसके? HG के। अगर ये सिमिलर है तो अब समझ लो, अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो इससे देखो ये वाला मिलेगा ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा? DC बाई HG। तो इसलिए DC बाई HG इक्वल टू CB बाई G। CB बाई G इसमें नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं बताओ? DB बाई HG, वो भी तो नहीं आ रहा। इसका मतलब इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, है कि नहीं?
तो इतना ही पहले आप नोट करें। समझिए अब कौन से त्रिभुज लेंगे? अब त्रिभुज लेंगे DCA और HGF। त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में देखो ध्यान से, DCA और HGF में एंगल, DCA और HGF में एंगल A इक्वल टू एंगल F दिया है। तो कौन सा समीकरण दिया? एंगल A इक्वल टू एंगल F कौन सा इक्वेशन दिया? ये आप लिखेंगे समीकरण 1। इधर देखो, इधर ध्यान दो। अब पहले हमने समद्विभाजक वाले जो एंगल लिए थे नीचे से लिए थे, अब कहाँ से लेंगे? तो एंगल ऑफ DCA इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ HGF। एंगल ऑफ DCA इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ HGF। ये फिलहाल दिया है, हाफ से मल्टीप्लाई ना करो तब भी ये दिया है HGF। ये हमको उसने नहीं कहा था समद्विभाजित कर रहा है, तो ये हमको दिया है ना कि हमने किया है। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से, बाई एंगल अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? DCA सिमिलर हो चुका है किसके? HGF के। अगर ये सिमिलर हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर। अर्थात DC बाई HG इज इक्वल टू CA बाई GF। अब आप उल्टा कर दो इसको थोड़ा, क्योंकि उल्टा आ रहा है। CD बाई क्या करते हैं हम लोग? CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई GF। क्या ऐसे जा रहा है? AC बाई GF। यही बच्चों में प्रूव करना। क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 तरफ ध्यान दो आप लोग। क्या बोला गया है कि संलग्न आकृत में भले आकृत बना लीजिए साथ साथ। ABC। अब ये क्या है? इस पर परपेंडिकुलर लंब, ये इस पर क्या है? लंब AD। ये कितने डिग्री का एंगल बना देगा? 90 डिग्री। इस साइड को बढ़ाया गया है बच्चों के, इसको बढ़ाया गया है इस प्रकार, इसको बढ़ाया गया है E तक। अब इसको देखो, ये भी 90 डिग्री पर एंगल मिलाई गई है साइड। ये भी किस पर मिलाई गई? 90 डिग्री। ये एंगल F भी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। तो वो तो दूर से दिख रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। देखो इधर दूर से दिख रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AD लंब BC है तथा EF लंब AC दिया है। और सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABD समरूप हो जाए ECF के। ABD किसके समरूप करना है? ECF के। तो क्या दिया है बताइए 17 में? इधर ये दिया है, साथ साथ नोट कर लिया करो, क्योंकि ये तो आपको आप लिख ही लेंगे, क्वेश्चन में ही होता है। क्या दिया? एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज जिसमें जिसमें AB लंब है, AD लंब है, AD लंब है, AD लंब BC तथा EF लंब AC। हाँ, EF लंब AC। और आप देखते हैं सिद्ध करना है। AB बराबर AC भी दिया है ना? AB बराबर AC भी दिया है यहाँ पर, तथा AB इक्वल टू AC। अब जो है सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है ECF के। देखिए बच्चों, ये हमें प्रूव करना है, तो इसमें रचना की तो कोई आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति प्रूफ। तो जो त्रिभुज समरूप करने हैं ना, उन्हीं त्रिभुजों को ले लेंगे, लेकिन इससे पहले AB इक्वल टू AC दिया, उसको लिखेंगे। AB इक्वल टू क्या दिया है? हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समूह कोण कैसे होते हैं। पहले तो आप ये देखें कि AB और AC किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। AB और AC किस त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो त्रिभुज ABC में ही कोण बराबर होंगे। ये बात, इस बात का ध्यान रखना। त्रिभुज ABC में ही एंगल बराबर होंगे। AB के सामने एंगल देखो, त्रिभुज ABC में AB के सामने C। इसका पूरा नाम बता सकते हैं? ACB। ACB इक्वल टू AC के सामने देखो, AC के सामने ABC। ACB इक्वल टू ABC हो गया। ये क्यों हो गया? हाँ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसा आपने 9th में प्रूफ भी किया था, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
बराबर भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो अब क्या करोगे, देखिए ये लंब AC है, जो प्रूव करना है उन्हीं त्रिभुजों को ले लो। कौन सा त्रिभुज प्रूव करना है? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECM। पीछे वाले बच्चों समझने का प्रयास करो। ABD और ECM में तुम ध्यान से देख लो कि ABD में ABC का हो चाहे ABD का हो, एंगल तो बीच में B आ रहा है, तो ABDB कहा जा सकता है, उसको ABCB कहा जा सकता है। तो देखो ना ABC ABD में आ गया, तो इसको ABD कह दें चाहे ABC कह दें, तो एंगल कौन सा आ गया बताओ? ABD आ गया। अब इधर देखो ECF में कौन सा? ECF को आप क्या ACB नहीं कह सकते? भाई कहाँ गया? ECF में C एंगल आ रहा है, पूरा C एंगल आ रहा है, और ACB में भी पूरा C एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब ECF के इक्वल हो सकता है। ये एंगल किसके इक्वल हो सकता है बताओ? ECF के। कौन सा एंगल? ये वाला ACB। क्योंकि देखो ना बीच में एंगल C है, इसमें बीच में एंगल C है, और इसमें देखो बीच में एंगल B है, तो इसमें भी बीच में एंगल B है, यानी एंगल पूरा कंप्लीट आ रहा है। B और C आ रहा है, तो ये एंगल इक्वल हो सकते हैं। ABD और ECM इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं। अच्छा आप 90 वाले देख लो। ABD में 90 कौन सा है? ABD में ये वाला 90 है, D इधर वाला। ये कैसे हो गया? अगर ये 90 है तो ये 90 हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी 180 डिग्री की होती है, तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो गया 90, तभी तो 180 बनेगा। तो ये देखिए D एंगल 90 है, ADB इक्वल टू EFC और उधर EFC ये कितने हो गए? तो भाई एंगल प्रॉपर्टी से गौरी ये दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए बताओ? समरूप। ऐसा हो गए हाँ। ट्रेंगल ABD सिमिलर हो गया, कितने सिमिलर हो गया? एंगल ना समझ में आए बच्चों पूछ जरूर लेना। इस प्रकार ये हुआ सीधी नहीं लगती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझो इधर पीछे वाले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है और इस प्रकार स्थित है कि ADC BAC के इक्वल है। किताब देख रहे हो? एक त्रिभुज ABC है, देखो बच्चों इस प्रकार एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर नहीं समझ रहे, जिसकी भुजा BC पर कहीं पर भी D स्थित है। अब वो इस प्रकार स्थित है कि ADC BAC के इक्वल है। ADC ऐसे ये D एंगल ऐसा बनाना कि 90 डिग्री ना बने, ठीक? क्योंकि 90 डिग्री थोड़ी ना बताया गया है। ऐसे बना लो, यहाँ पर D ले लो। ADC किसके इक्वल है बताइए? ADC इक्वल है BAC के पूरे कंप्लीट A एंगल के इक्वल है, कंप्लीट A एंगल के इक्वल है। सही है? तो प्रूव करना है हमको CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो सबसे पहले दिया क्या उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया है बताओ? क्या दिया है आप लोग देख रहे हैं? त्रिभुज ABC दिया है जिसमें BC पर ऐसा कर दो जिसमें जो एंगल बराबर दिए उनको लिख दो। इसमें एंगल ऑफ ADC इक्वल टू किसके है? बस इतना लिख दो, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत पड़ती है। सिद्ध क्या करना है? CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर इक्वल टू अब इनसे हम लगाएंगे अनुमान त्रिभुजों का। अभी तो डायरेक्ट त्रिभुजों का अनुमान लग नहीं सकता है, तो इनसे अनुमान त्रिभुजों का कैसे लगेगा? देखो बच्चों CA स्क्वायर को लिख देंगे CA इंटू CA। कैसा लिख देंगे? CA इंटू CA। और उधर तो CB इंटू CD लिखा है, उधर क्या लिखा है? CB इंटू CD। अब आप देखो अनुमान लगा सकते हैं कैसे? भुजाओं को अनुपात में लाके, जैसे CB मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा बताओ? डिवाइड में आ जाएगा CA बाई CB। और उधर क्या बचा बताओ? CD बचा, तो ये वाला CA जो है मल्टीप्लाई में उधर किस में चला गया? डिवाइड में। समझ गए? मतलब CA को हमने CA इंटू CA कर लिया, उधर CB इंटू CD कर लिया, तो CA के पान में CB ले आए और ये CA जो है CD के पान में चला गया। सही है? तो अब अनुमान लग जाएगा। बताइए CA और CD किस त्रिभुज की भुजाएं हैं? CA और
सी डी किस त्रिभुज की भुजाएं ए सी डी की, और सी बी और सी ए किस त्रिभुज की भुजाएं हैं सी बी और सी ए बी सी की। तो दो त्रिभुज आपको देखने को मिल गए। फिर अब उपपत्ति में आपको दो त्रिभुज देखने को मिल गए, लेकिन हम त्रिभुजों को एंगल के हिसाब से करते हैं समरूप, समझ गए। लेकिन अभी कोई भी ट्रेंगल लेना चाहो ले लो, ना लेना चाहो तो इतना अनुमान लगा लो कि ये दो ट्रेंगल हमने लिए हैं, कौन से, एक एसीडी और एक एबीसी। बाद को एंगल के हिसाब से ट्रेंगल की जो है ट्रेंगल को ले लिए जाएंगे, ट्रेंगल का चुनाव हो जाएगा, ठीक, एंगल के हिसाब से। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या बराबर दिया बताइए। हमने बोला कि एडीसी में एसीडी, एडीसी में क्या इक्वल है बताओ, और इसमें कौन सा एंगल इक्वल है बीएसी, बीएसी किसमें एबीसी में। तो ये हमको दिया है, ये हमको चलो ठीक, ये हमको दिया है। बाद को त्रिभुजों का चुनाव बाद को करेंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत। ये दिया, एक चीज और बराबर कीजिए इन्हीं दोनों त्रिभुजों को देखते हुए, देखिए ध्यान से, एसीडी और एबीसी को देखो कौन सा एंगल कॉमन है, एसीडी में भी सी और एसीबी में भी सी है, एसीबी को चाहे एबीसी को, दोनों में एंगल कौन सा कॉमन है, ये कहाँ है एसीडी में, कहाँ, वो तो आधा है आ रहा है, पूरा पूरा आना चाहिए ना। तो एसीडी में पूरा एंगल सी आ रहा है, एबीसी में पूरा एंगल सी आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल, ये हमको कहाँ से मिला, कॉमन इधर। तो भाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से भाई अब ट्रेंगल का चुनाव करो, देखो इधर अब ट्रेंगल का चुनाव हो सकता है, ऊपर डी नीचे सी, डी आया सी आया, अब एसीडी में क्या बचा ए, तो कौन सा ट्रेंगल हो गया बताओ, या तो नीचे शुरुआत कर लो, ऊपर शुरुआत कर लोगे, ऊपर से कर लो, ऊपर ए डी सी क्या बचा है, तो ट्रेंगल ए डी सी, ट्रेंगल एंगल लिखा है तो कॉमन लिखा है, इसमें ट्रेंगल एडीसी आ गया, ये सिमिलर हो गया किसके, ऊपर एंगल देख लो कौन सा होगा, ये ए है ये सी है, ए और सी, आपका क्या बचा बी, तो ऊपर बी मान लें, तो बी ए सी किसके समरूप हो गया, यही दो ट्रेंगल ऊपर करके लिख लें। कौन कौन से ट्रेंगल हो गए बताओ, ट्रेंगल एडीसी तथा ट्रेंगल बीएसी। अब ट्रेंगल का चुनाव हो गया, देखो एबीसी अपने मन से लिख देते तो गलत हो जाता है, समझ में आई बात, पहले लिख लेते तो फिर ये ट्रेंगल थोड़ी बनते, दूसरे ट्रेंगल बनते जाके, पहले तो अपने मन से लिखते हैं, और ऐसे हम लिख रहे हैं जो एंगल हम बराबर करें उसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से लिखने से कभी गलती नहीं हो सकती, उससे अगर गलती हो जाएगी तो ये आएगा नहीं, समझ गए। तो देखिए इधर, इधर देखो, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, एडी बाई बी एडी बाई इक्वल टू डीसी बाई डीसी बाई एसी इक्वल टू सीए बाई सीए बाई सीबी। अब तुम खुद देख लो, अपने आप बराबर हो जाएगा सीए बाई सीबी। इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद देख सकते हो कि सी ए इसमें आ रहा है और सी डी सी बी आ रहा है, तो इसको लेना चाहिए, हाँ इधर नहीं लेना चाहिए। तो सी डी को हम क्या कर लें, सी डी को सी डी रहने दें और सी बी को सी बी रहने दें, सी ए में चेंजिंग कर लें, ये सी ए को क्या कर लें, हमने तो ऐसे समझ लो, सी ए का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, उधर क्या हो गया सी बी इंटू सी बी। क्या समझ में आया क्वेश्चन है, समझता है लेकिन जो पहले लिख रहे थे समझ आ गया। बुक की तरफ ध्यान दे बच्चों, बुक की तरफ ध्यान दीजिए। दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां ए मीटर और बी मीटर है, इधर एक खंबा ए मीटर का है, दूसरा खंबा बी, एक खंबा ए मीटर का है तो दूसरा कितने मीटर का, बी मीटर का। एक खंबा ए मीटर का है और दूसरा खंबा, दोनों खंबे कहाँ पर खड़े होंगे बताओ, आधार पर, ये इनका आधार होगा, ठीक। फिर क्या बोला गया, ये दोनों खंबे पी मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखो ये खंबा मान लो ए बी है, पहला वाला, पहले वाले खंबे का नाम ए बी है और दूसरे वाले खंबे का नाम क्या है, और ये दोनों कितनी दूरी पर है बताओ, पी मीटर की दूरी पर है, पी मीटर की दूरी पर है। इधर देखो अब क्या बोला गया, किताब की तरफ ध्यान दो। सिद्ध कीजिए कि इन खंभों के शीर्षों को इनके सम्मुख खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई ए बी प्लस बी मीटर है। देखो इधर इनके सम्मुख शीर्षों को दूसरे वाले सम्मुख पाद से मिलाने पर,
देखो इसका शीर्ष क्या है, पहले वाले खंबे का भी, इसका तो सम्मुख पद में तो सामने वाला पाद बिंदु कौन सा है, ये पाद बिंदु पैर वाला बिंदु, दूसरे खंबे का पैर वाला बिंदु कौन सा है, सी, इससे मिला दो। फिर दूसरे वाले खंबे का शीर्ष बिंदु कौन सा है, डी, और उसके सामने वाला पाद बिंदु कौन सा है, तो इससे मिला दो। फिर उसने कहा है काटने जो जब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो उस प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करें, इस पर, इस प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ए बी अपान ए प्लस, यही ऊंचाई तुम्हें प्रूव करनी है। तो इस ऊंचाई का नाम एच मान लिया, क्या मान लिया, और जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या नाम देना चाहोगे बताओ, ओ, और नीचे वाले को क्या नाम दोगे फिर, यहाँ पर ए बी सी डी ई क्या नाम दे दें, सही है। तो अब देखो ये बिंदु तुमको प्रूव करना है कि एच इक्वल टू ए बी अपान ए प्लस बी आना चाहिए। तो इसमें तो डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करोगे ना, पहली बात तो सिद्ध भी करना है, इसमें सोल्यूशन क्या स्टार्ट करोगे, सिद्ध भी तो करना है। तो क्या दिया है बताओ, दिया है तो लिखना ही पड़ेगा, दिया है दो खंबे, दिया है ए बी तथा सी डी, ए बी तथा ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी दो खंबे, ए बी तथा सी डी दो खंबे परस्पर खंबे परस्पर पी मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है, पी मीटर की दूरी पर है, ऐसा हमको दिया है। और भी दिया है क्या कुछ नहीं, इतना ही तो दिया। तो बाद बाकी खंभों की लंबाई तो हमने अपनी तरफ से मानी थी कि ये ए बी ए मीटर का है, वो ए मीटर दिया था, ये दिया था ना, तथा ए बी इक्वल टू कितना दिया है बताओ, ये भी लिख लो भाई, ए बी इक्वल टू कितना दिया है, ए मीटर, और सी डी इक्वल टू कितना दिया है, बी मीटर, ये भी दिया है। तो फिर सिद्ध क्या करना है, अब सिद्ध करना लिखो, सिद्ध करना है। पीछे वाले बच्चों समझ नहीं रहे हो आप लोग, सिद्ध करना है कि जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई होगी ना बच्चों, वो कितनी होनी चाहिए, ए बी अपान ए प्लस बी। तो एच इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए बी अपान ए प्लस बी, ये हमें प्रूव करना है। चलिए ठीक, अब हम आते हैं डायरेक्ट उपपत्ति पर। उपपत्ति अब देखिए ध्यान से बच्चों, उपपत्ति में क्या है कि दो त्रिभुज लेने चाहिए। देखो खंबा हमेशा कितने डिग्री पर खड़ा होता है बताओ, 90। खंबा हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होता है, और यहाँ पर जो प्रतिच्छेद लाइन आएगी वो भी 90 डिग्री की होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो भी तो खंबे जैसी सीधी सीधी होगी ना। चलो ठीक, ये भी 90 दोनों तरफ हो जाएगी। अब देखो ट्रेंगल उधर से लेना, एक ट्रेंगल ले लेंगे ए बी सी, लेकिन एंगल के हिसाब से ट्रेंगल को क्या करेंगे, सिमिलर। अब इसमें तो कोई सिमिलर करने की बात तो बताई नहीं गई, तो इसमें वही काम होगा जो पहले हुआ था। ट्रेंगल चाहे भले ही ले लो, लेकिन सिमिलर किसके हिसाब से करोगे, एंगल के हिसाब से। तो पहला ट्रेंगल कौन सा लेना चाहिए, ए बी सी, और दूसरा कौन सा लेना चाहिए, ओ ई सी, उधर से ही ना लेना क्या चाहिए। पहले तो तुम एंगल इक्वल कर लो, ये समझो कि ये दो ट्रेंगल हम ले रहे हैं, कौन से, एक एबीसी और एक ओईसी। इन्हीं को देखते हुए तुम्हें एंगल हिसाब इक्वल करके एंगल के हिसाब से ट्रेंगल का क्या करना है, चयन करना है, सही है। तो बताओ त्रिभुज एबीसी में 90 डिग्री कौन सा है, ए, तो आप लिखेंगे एंगल ए, और उधर ओईसी में 90 कौन सा है, ई, उधर से है, तो उधर से है तो पूरा नाम लिखो ओ ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो एक एंगल इक्वल हुआ, एक और इक्वल करो एबीसी में, हाँ सी देखो इधर से भी है, एबीसी में भी है, और सी ओईसी में भी है, दिख रहा है पूरा पूरा सी आ रहा है कि नहीं। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये है आपका कॉमन, यहाँ आप लिख भी देंगे कॉमन, पूरा तो है पूरा ही है। देखो ना एबीसी में पूरा आ रहा सी, ओईसी में पूरा आ रहा सी, इसमें तो पूरा ही आ रहा सी, दिख रहा। अब देखो एंगल के हिसाब से ट्रेंगल का क्या हो जाएगा, चयन। देखिए इधर पहले ट्रेंगल कौन सा, ए सी बी, तो ऊपर लिख देंगे ट्रेंगल ए सी बी, ट्रेंगल ए सी बी तथा ट्रेंगल, अब देखो इसमें कौन सा है, ई सी ओ, तो इसमें लिख देंगे ट्रेंगल ई सी ओ। तो जिसमें सिमिलर ना करना हो ना, उसमें आपको ऐसे देखना पड़ता है। तो भाई एंगल प्रॉपर्टी से, भाई एंगल ये दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, बोलो, समरूप हो गए। ए सी बी विल बी सिमिलर टू ट्रेंगल ई सी ओ। अगर ये सिमिलर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा।
तो देखो ध्यान से AC बाई EC इज इक्वल टू CB बाई CO इज इक्वल टू AB बाई AB बाई। अब आप ये देखो, ये भी तो कुछ दूरियां मान लीजिए, इधर AE को मान लो x मीटर इधर, और EC को क्या मान ले बच्चों, y मीटर। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, AC कितना दिया बताओ, A से लेकर C तक की दूरी x प्लस वाई कितनी है, x प्लस वाई लिखो, नहीं तो P लिख लो, केवल P लिख लो पहले। P दिया x, ये क्या दिया है P। अब ये नीचे EC कितना है, EC है y इक्वल टू CB कितना है, CB नहीं मालूम छोड़ दो, CO कितना है नहीं मालूम छोड़ दो, AB कितना है AB है A। अब इधर देखो EO कितना है, EO। अब इससे वैल्यू निकालो बाई की, किसकी वैल्यू निकाल दे, बाई और एक्स की निकाल देना, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो इससे पहले बाई की वैल्यू निकाल दो, इससे तो मल्टीप्लाई करो, A का बाई में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं बाई, तो कितना हो जाएगा A बाई, और P का H में करो, किसकी वैल्यू निकाली, बाई की। पहले बाई की निकालो, उसके बाद एक्स की निकालना, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, PH बाई A। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। पहले आप इतना नोट कर लें, फिर इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। जहाँ मेरा समझो आप OE कॉमन वाला देखो, कॉमन ये तो 90 होगा, कॉमन कौन सा होगा देखो इधर, A एंगल A इक्वल टू एंगल कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट अलग निकाल के दिखाएं ट्रेंगल को। अब ये देखो ट्रेंगल कौन सा हो गया, CAD, पहला ट्रेंगल CAD तथा दूसरा ट्रेंगल कौन सा हुआ, EAO, दूसरा ट्रेंगल कौन सा हुआ, EAO। तो भाई एंगल प्रॉपर्टी से यही ट्रेंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप। कौन से, CAD समरूप हो गया, किसके समरूप हो गया, EAO। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, तो CA बाई EA, CA बाई AD बाई AO, CD बाई चलो वैल्यू रखो, CA की वैल्यू कितनी, CA की वैल्यू कितनी P। अब EA की वैल्यू कितनी, AD की वैल्यू कितनी, A से लेकर D तक नहीं मालूम, AO की वैल्यू कितनी नहीं मालूम, CD की वैल्यू कितनी B। अब AO की वैल्यू कितनी, AO, EO की वैल्यू कितनी। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करके मान निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, तो P का H में मल्टीप्लाई किया, वो P का H में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बच्चों, PH, क्या हो गया PH। अब इक्वल टू उधर x का B में करो तो कितना हो गया PX। तो हमें तो वैल्यू x की चाहिए, किसकी चाहिए, तो B मल्टीप्लाई में इधर किसमें आएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ x की वैल्यू आ जाएगी PH बाई। अब इसको डाल देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने में, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। इससे पहले नोट कर लो फिर बताते हैं। जब 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को इधर देखिए, इधर बातें बंद कर दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लेफ्ट से जुड़ेगा राइट, x प्लस वाई लेफ्ट में क्या हो जाएगा, x प्लस, राइट में क्या है PH बाई B, PH बाई प्लस PH बाई A, PH बाई। ध्यान समझो, x प्लस वाई को मिला के क्या है P। हाँ उधर PH कॉमन है, ऊपर से क्या कॉमन है बच्चों, क्या रह गया 1 बाई B प्लस 1 बाई P से P 1 टाइम्स H मल्टीप्लाई में इधर किसमें आएगा, उधर A बन जा और B बन जा, और नीचे A B का आपस में मल्टीप्लाई, A B उल्टा कर दो, H को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे लाओ, उसको भी उल्टा कर दो, A B को ऊपर ले गए और A प्लस B को नीचे ले आए। अब यही बच्चों हमें प्रूव करना था, बल नीचे लिखो ना लिखो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता नहीं। तो H इक्वल टू कितना आ गया बच्चों बताओ, H इक्वल टू आ गया AB बाई A प्लस B मीटर। अब यही बच्चों हमें प्रूव। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ध्यान दो, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 20।
क्या बोला गया है, बुक की तरफ ध्यान देना थोड़ा। बोला गया है कि संलग्न आकृत में ये आकृति है BD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो इधर BD और C परस्पर किसमें प्रतिच्छेद करते हैं, P पर। बोला है क्या PBC समरूप है, क्या PBC समरूप है किसके, PDE के। ये कब पता चलेगा, अब इसमें दिया क्या है पहले ये बताओ। इसमें दिया है भुजाएं, भुजाएं नहीं तो भुजाओं का अगर अनुपात बराबर हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये समरूप है। तो जो त्रिभुज समरूप देखने हैं वो कौन से त्रिभुज है, PBC और PDE। तो PBC और PDE ये दो त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे PBC और दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे बच्चों, इसमें तो तुम्हें एंगल के हिसाब से ट्रायंगल नहीं छांटने हैं, क्योंकि इसमें पहले बताया कि ये ट्रायंगल लीजिए सिमिलर कीजिए। कौन से बताइए, PBC और PDE। तो इसमें तो पहले तुम्हें मालूम है PBC PDE में। इधर देखो बच्चों अनुपात देखिए, PB के पास PD आना चाहिए, PB के पास क्या आना चाहिए, देखो ना PB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PD। तो होना क्या चाहिए, PB बाई PD, PB बाई, आगे देख लो BC बाई D, BC बाई आगे देख लो PC बाई PC बाई PC बाई PC बाई P। तो PB कितना है बताओ, PD कितना है 10। BC कितना है, BC नहीं मालूम छोड़ दो। D कितना है नहीं मालूम छोड़ दो। PC कितना है, PC 6 सेंटीमीटर। और P देखो अनुपात बराबर होता है 5 एकन 5 5 दूनी 10 6 दूनी अनुपात तो बराबर हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2। लेकिन केवल अनुपात बराबर थोड़ी काम चलेगा, इनके बीच का एंगल भी तो बराबर है। ये देखो ये कौन सी सब कोण है ना, एंगल ऑफ BPC, एंगल ऑफ BPC इक्वल टू है किसके बताओ, EPD DPE के, किसके इक्वल है, DPE के। तो बताओ किस क्राइटेरिया से ये कहें, बाई साइड एंगल साइड समरूपता, और इंग्लिश में कहें तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन से समरूपता कसौटी। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल ऑफ PBC, ट्रायंगल ऑफ सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ PD। अब यही बच्चों में करना था, बताना था कि समरूप है तो फिर क्यों है, हमने बता दिया समरूप इसलिए हैं क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण बराबर है, इसलिए समरूप है। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, क्वेश्चन की तरफ पूरे मन से देखो। संलग्न आकृति में QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, वो की तरफ ध्यान दो। तो दर्शाइए PQS समरूप है किसके, TQR के। तो सबसे पहले दिया क्या है ये बात बताइए, क्या दिया है, दिया है हमको QR बाई QS, QR बाई QS, QT बाई P इंटू R तथा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और भी कुछ दिया, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR। तो हमको जो समरूप करने होते हैं ना हम वही ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसमें ये देख लीजिए, खास बात ये है कि इसमें एंगल गलत दिया है आपकी किताब में। आप अपनी किताब में एंगल को सही कर लीजिए, इतना एंगल दिया है केवल PRQ दिया है। इधर देखना बच्चों, पहले जो दिया होता है उसी को नोट करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ये दिया है। तो सिंस जो दिया है उसको नोट करेंगे, क्या दिया है आपको, QR बाई QS, QR बाई और इक्वल टू क्या दिया बच्चों, QT बाई P इंटू R। अब आप ये देखिए और क्या दिया है, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप ये देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 किस त्रिभुज में आने वाले एंगल हैं, वन और 2 PQR में आने वाले ट्रायंगल हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज PQR में, इन मतलब में PQR में, इन ट्रायंगल PQR में त्रिभुज PQR में। तो हम तो जानते हैं अगर एंगल बराबर हो, कोण बराबर हो, तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन किस त्रिभुज में, PQR। तो देखो इसमें बराबर कोण है तो 1 के सामने वाली कौन सी भुजा बराबर होगी, PR। तो यहाँ पर लिख दिया PR
और टू के सामने कौन सी बराबर होगी पी क्यू। तो आप लिख दिया पी क्यू। यहाँ क्या लिख दिया हम लोगों ने तो पी आर इक्वल टू पी क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर पी आर है वहाँ पर क्या रख दिया जाए पी क्यू। सही है, यहाँ दिख रहा पी और आर, तो यहाँ पर क्या रख दें पी क्यू यहाँ पर। तो नाउ सिंस क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी क्यू टी बाई यहाँ देयरफॉर लिखेंगे क्यू टी बाई पी आर के साथ क्या रख देती है। अब आप खुद देख लीजिए कि ये किस ट्रायंगल की भुजाएं हैं। क्यू आर और क्यू टी किस त्रिभुज में आने वाली भुजाएं, क्यू आर और क्यू टी, क्यू से आर तक और क्यू से पी तक किस त्रिभुज की भुजाएं क्यू आर की। चलो बहुत बढ़िया बात। ये क्यू एस और पी क्यू किस त्रिभुज की भुजाएं, क्यू एस और पी क्यू, क्यू एस और पी क्यू एस की। इसका मतलब दो ट्रायंगल लिए जाएंगे, एक पी क्यू एस और एक पी क्यू आर। तो फिर देखो इधर देखना, ये तो सब ठीक है। और एक चीज दी गई है, देखो एंगल वन दिया गया। एंगल वन एक्चुअल में है क्या, ऊपर कॉमन एंगल कौन सा बताओ क्यू। तो क्यू ही तो एंगल वन है, दिख रहा है एंगल वन एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक, नीचे कौन सा कॉमन है क्यू, नीचे कॉमन कौन सा है नीचे भी कॉमन क्यू है, यानी एंगल वन इक्वल टू एंगल वन। अर्थात दोनों में कॉमन एंगल कौन सा हुआ फिर क्यू। दोनों में कॉमन एंगल कौन सा हुआ कौन से त्रिभुजों में, कौन से त्रिभुजों में। अरे एक क्यू पी एस में वही पी क्यू एस में और दूसरा टी क्यू एस में। तो बाई साइड एंगल साइड से बाई साइड एंगल साइड से हमने बोला था कि वही त्रिभुज लेते हैं जो त्रिभुज हमें समरूप करने होते हैं। अब साइड एंगल साइड तो आपको पता चलेगा साइड एंगल साइड से त्रिभुज समरूप होंगे, लेकिन कौन से। ऊपर वाली भुजाएं किसकी है क्यू आर क्यू टी, टी क्यू आर की, और नीचे वाली किसकी है क्यू एस पी क्यू, पी क्यू एस की। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया किसके पी क्यू आर की। सही है, तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया किसके, वही तो लिए वही तो लिए टी क्यू आर के। टी क्यू एस किसके समरूप हो गया बच्चों, टी क्यू आर के। अब यही हमें प्रूव करना है। जहाँ नंबर 22 की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 बोला क्या है कि संलग्न आकृति में ए बी समरूप है, ए बी सर्वांगसम है किसके एसीडी के। किताब की तरफ देखो, ए बी सर्वांगसम है एसीडी के। तो दर्शाइए कि ए डी का समरूप है त्रिभुज एबीसी के। तो जो सर्वांगसम है उसको लिखेंगे, पहले दिया क्या है उसको देखते हैं। क्या दिया है हमको, हमको दिया त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है एसीडी के, एसीडी के। तो दर्शाइए, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल एडी समरूप हो जाए किसके, ट्रायंगल एबीसी के। देखना ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा अगर पूरे मन से आप समझेंगे तो ये 1 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे। इधर देखना उपपत्ति में ध्यान से समझना आप लोग। हमने तुम्हें पहले बता दिया था कि कोई भी काम करते हैं तो पहले जो दिया होता है उसमें जो मेन चीज दी होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें मेन चीज एक डी है सर्वांगसम, और कौन सी वो सर्वांगसम को लिख लेंगे। तो सिंस ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम दिया है बच्चों, षष्ठी ए बी किसके सर्वांगसम दिया बताओ, एसीडी के। किसके सर्वांगसम दिया, हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ना कि अनुपात बराबर होता है। और संगत कोण भी कैसे होते हैं बराबर। तो इसमें तुम भुजाओं को बराबर करना चाहोगे कि इनके कोणों को बराबर करना चाहोगे, भुजाओं को, क्योंकि भुजाओं से समरूप हो जाएंगे। तो देखिए इधर ए बी इज इक्वल टू ए सी, किससे हो जाएगा ये बाई सी पी सी टी, याद है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कांग्रुएंट मतलब जो जब दो ट्रायंगल होते हैं सर्वांगसम तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, संगत भाग कैसे होते हैं बराबर। जैसे कि ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा ए बी इज इक्वल टू ए सी कह दो या फिर ए सी इज इक्वल टू ए बी कह दो, इससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अगला बी इज इक्वल टू सी डी, बी इज इक्वल टू अगला बच्चों टर्म हमने बी इज इक्वल टू सी डी कर दिया, और या फिर सी डी इज इक्वल टू बी करने को अंतर पड़ेगा, सी डी इज इक्वल टू बी कर दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको हमने बच्चों डाल दिया इक्वेशन। अगला टर्म बताओ ए इज इक्वल टू ए डी, ए इज इक्वल टू ए डी, ए इज इक्वल टू ए डी, या इसको हम ऐसे कहते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो अंतर कोई पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब आपको जो त्रिभुज समरूप करना है देखो ध्यान से, यहीं पर समझने वाली बात है।
जो त्रिभुज समरूप करें उनको देखो कौन से करने, एडी और एबीसी। तो इन्हीं त्रिभुजों में ले लीजिए त्रिभुज एडी तथा त्रिभुज एबीसी, एडी तथा त्रिभुज एबीसी में। अब क्या करेंगे थोड़ा ध्यान दो, एडी के पान में ए भी आना चाहिए, ऐसा कहीं पर दिया एडी के पान में ए भी, एडी के पान में ए भी आना चाहिए। तो कैसे आएगा, ये अनुमान लगाना है। तो देखो इधर ये एडी है, ये देखो ये एडी है और ऊपर कहीं ए दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है नहीं एडी के पान में ए भी आना चाहिए, एडी के पान में क्या आना चाहिए, ए भी है, हम कुछ और पढ़ रहे थे। एडी के पान में क्या आना चाहिए, ए भाई, एडी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ए बी। तो ये एडी है और ये दिखा, तो ये समीकरण एक ही समझना, क्योंकि ये समीकरण एक का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, एक का। भाई एक किसी को तो कहा है, तो हम करेंगे क्या कि एडी अपान ए बी बन जाए, भागित देंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तभी तो एडी अपान ए बी बनेगा कि नहीं। और उधर क्या होना चाहिए फिर, डी बाई बी सी, डी बाई नहीं है तो छोड़ दो, फिर क्या होना चाहिए, ए बाई ए सी। भाई डी बाई बी सी इसमें कहीं दिख रहा, डी बाई बी सी दिख रहा नहीं, दिख रहा, फिर क्या दिख रहा, ए बाई ए सी। तो ये ए है और ये ए सी है। तो ये सब हुआ कैसे, समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग देने पर। तो देखेंगे ए डी बाई ए बी भी हो रहा है, ए डी बाई ए बी भी हो रहा है, कैसे भाग देने पर। और अगले में क्या हो रहा है बताइए, ए बाई ए सी, ए बाई ए सी भी हो रहा है, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है, अब ये लिखेंगे किनारे, समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग देने पर। तो आप लिख देंगे समीकरण 3 और भाग समीकरण 1, समीकरण 3 भाग, ये भाग का साइन होता है, समीकरण 3 भाग समीकरण 1 करने से ऐसा हो रहा है। समीकरण 3 में 1 का भाग करने पर लेफ्ट का लेफ्ट से भाग होगा और राइट का ए डी बाई ए बी और ए बाई ए सी, सही है। अब इनमें कॉमन एंगल देख लो, इधर एडी और एबीसी में कौन सा एंगल कॉमन एंगल है, ए, दोनों कॉमन एंगल ए दिख रहा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये है आपका उभयनिष्ठ कहें तो कॉमन। तो अब कौन से प्रॉपर्टी से, बाई साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कौन से, एडी समरूप हो चुका है बच्चों एबीसी से। क्या यही में प्रूव करना था, यही में प्रूव करना था। तो क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है सभी के, तो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 23 पूरे मन से समझने की कोशिश करना सभी लोग। क्या बोला गया 23 में, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी तथा माध्यिका एडी, ए बी बी सी माध्यिका एडी। अगले त्रिभुज की भुजाएं कौन सी, पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम। इधर देखो पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम क्या है, समानुपाती है। तो दर्शाइए त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो हमको दिया क्या गया है, सबसे पहले वही लिखेंगे। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समान अनुपात में होना है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समान, अर्थात ए बी के अनुपात में कौन आ रहा है, पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे जो दिया है उसमें क्या दिया है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई, और क्या दिया है, बी सी के पास क्या आ रहा है, क्यू आर। तो हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई, बुक नहीं देख रहे हो, इधर बोलते चले यार उल्टा सीधा। फिर ये एडी बाई पी एम, एडी बाई माध्यिका का अनुपात है, अभी बोला तब नहीं सुन रहे थे। और ये एडी और पीएम क्या है, माध्यिकाएं हैं, तथा एडी और पीएम क्या है, ये भी बात देखनी पड़ेगी। तथा एडी और पीएम, एडी व पीएम माध्यिकाएं हैं, एडी व पीएम बच्चों क्या है, माध्यिकाएं। अगर एडी व पीडी, एडी व पीएम माध्यिकाएं तो डी और एम क्या होंगे, मध्य, डी और एम क्या हो जाएंगे। अब सिद्ध क्या करना है, उस पर ध्यान दे दो आप लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाए, त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाए और किसके समरूप हो जाए, पी क्यू आर। अब हम मेन हेडिंग पर आते हैं, उपपत्ति पर। ये मेन हेडिंग है, इससे आप लोग समझना उपपत्ति। तो हमने तुम्हें बोला था कि कभी भी उपपत्ति करनी हो तो जो दिया होता है उसको पहले लिखते हैं। क्या दिया है, ये चीज दिया और ये दिया है कि एडी व पीएम क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो आप लिखेंगे सिंस एडी व पीएम माध्यिकाएं हैं, एडी व पीएम, एडी व पीएम माध्यिकाएं हैं। बच्चों एडी व पीएम अगर माध्यिकाएं हैं तो डी और, तब डी और एम क्या हो जाएंगे, हम लिखेंगे तब डी व एम मध्य बिंदु होंगे।
तब डी वाई एम क्या हो जाएंगे? मध्य बिंदु है। तो इसलिए इधर डी और एम मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या करता है, उस साइड को बराबर विभाजित कर देता है, अर्थात बी डी इक्वल टू डी सी और पी एम इक्वल टू एम आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी, यहाँ हो जाएगा बी डी इक्वल टू, लेकिन ये दोनों हाफ किसके हैं, देखो बी डी इक्वल टू डी सी किसके हाफ है, यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ डी सी। अब क्यू एम इक्वल टू एम आर किसके हाफ है, क्यू एम इक्वल टू एम आर, ये किसके हाफ है, यहाँ लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ। तो अब देखिए अगला पॉइंट कौन सा दिया है, अगला पॉइंट दिया है ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई और इक्वल टू क्या दिया है, बी सी वाई। माध्यिका ले लेंगे क्योंकि ये दो त्रिभुज समरूप करेंगे, वो माध्यिका का अनुपात बाद को ले लेंगे, तब तक दो ले लेंगे। इधर बच्चों देखिए ध्यान से, ये बी सी बाई क्यू आर है ना, अगर इसमें हाफ की मल्टीप्लाई कर दें तो इधर वाली चीजें मिलेंगी, हाफ की मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर वाली चीजें मिलेंगी, तो ऊपर नीचे क्या करें बताओ, हाफ की मल्टीप्लाई, अर्थात ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू मल्टीप्लाई बाई हाफ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अर्थात अंश व हर में 1/2 की गुणा करने पर, अंश व हर में 1/2 की, बीच में 1/2 की गुणा की और क्यूआर में भी 1/2 की हमने गुणा कर दी। इधर ध्यान दो, वो क्या जाएगा फिर, ये हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई, ये बताइए हाफ ऑफ बी सी आप क्या लिखेंगे, डी सी लिखेंगे कि बी डी लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, डी सी उधर है और हमें ये वाले ट्रायंगल ए बी डी समरूप करना है, ठीक, जब ताकि ए डी आ सके, तो इधर वाली चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी, यहाँ लिख दिया हमने बी डी, और इधर क्या लिखोगे, हाफ ऑफ क्यू आर, क्या लिख लेंगे हम लोग, इधर देखो, इधर बच्चों ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू हो गया बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई कहने का मतलब ये हुआ कि बी सी बाई क्यू आर को हमने चेंज करके बी डी बाई क्यू एम कर दिया। अब इधर देखना ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर था, बी सी बाई क्यू आर को हमने किसमें चेंज कर दिया, बी डी बाई क्यू एम में। अब तीसरी साइड कौन सी दी है, ए डी बाई पी एम, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, इसको भी लिख लेंगे ए डी बाई, क्या पहले लिखना चाहो पहले भी लिख सकते हो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम लिखते चले जाओ चाहे, हाँ ए डी बाई पी एम आप लिखते चले जाओ, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो देखिए इधर बाई साइड साइड साइड, क्योंकि देखो इधर ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एम और ए डी बाई पी एम, ये किस त्रिभुज की सभी भुजाएं हैं, ए बी डी और पी क्यू एम। तो बाई साइड 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 से, बाई साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कौन से, ए बी डी और पी क्यू एम, ये कैसे हो गए बताओ, ट्रायंगल ऑफ ए बी डी समरूप हो गया, किसके, ट्रायंगल ऑफ, अगर ए बी डी पी क्यू एम के समरूप हो सकता है तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग नहीं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें कौन सा कोण बराबर करना चाहोगे, आपको तो देखो भुजाओं का अनुपात तो मालूम ही है, ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम तथा बी डी बाई क्यू एम क्या करते हैं, कोण बराबर करते हैं, अर्थात कोण बी इक्वल टू क्या कर रहे हैं, कोण क्यू, इसमें आना है अभी देखो, और कोण बी के संगत कौन सा है, क्यू, तो कोण बी इक्वल टू क्या करते हैं, कोण क्यू, कोण बीच को क्या कर दिया, कोण क्यू, और इसको डाल दिया समीकरण 1। अब हमें जो त्रिभुज समरूप करने थे वो कौन से, एबीसी पी क्यू आर, इन्हीं को ले लेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी, अब इसमें मेनली देखेंगे क्योंकि देखो मेन चीज यही थी, एबीसी और पी क्यू आर। अब इसमें क्या क्या अनुपात बराबर है, देखो इधर ए बी बाई पी क्यू दिया है कि नहीं, ए बी बाई पी क्यू में दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे ए बी बाई, दूसरी चीज बी सी बाई क्यू आर भी दिया है भाई, ये ए बी सी पी क्यू आर में ही तो आ रहा है बी सी बाई क्यू आर, तो देखो बी सी बाई क्यू आर भी दिया है, बी सी बाई, अब एक एंगल आ गया, यही तो मेन चीज, एंगल ही तो लाना था, ये भी बीच में आ गया, कौन सा एंगल बी इक्वल टू एंगल, ये कहाँ से आ गया, समीकरण 1 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। एक एंगल लाने के चक्कर में इतनी सब प्रोसेस की गई है, समझ रहे हो, एक एंगल लाने के चक्कर में इतनी प्रोसेस की गई इतना। तो देखो इधर बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएंगे, बाई साइड एंगल साइड से ये बच्चों कैसे हो गए, ए बी सी सिमिलर हो गया, इससे सिमिलर हो गया ए क्यू आर। अब यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, समझ में आया है क्वेश्चन, बुक की तरफ थोड़ा ध्यान दो सभी लोग। बोला क्या गया है कि क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सरसाइज 6.3 का, बोला गया है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के क्रमशः माध्यिकाएं हैं। देखो इधर
एडी और पी हम त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है और पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है। अगर ये एडी माध्यिका है तो डी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, और ये पीएम माध्यिका है तो एम क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। बात पर कंफर्म हो? यस सर। फिर बोला जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, ये भी बोल दिया देखो त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, पी क्यू आर के। तब आप सिद्ध कीजिए कि एबी बाई पी क्यू और एडी बाई पीएम, इतना प्रूव करना है। तो ठीक है, जो दिया है इसको सबसे पहले लिखिए, क्या दिया है आपको, ये दिया वाला पोर्शन साथ में लिख लिया करो क्योंकि क्वेश्चन का हिस्सा होता है। 2 त्रिभुज क्या दिया है आपको, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें एडी व पीएम दो माध्यिकाएं हैं, क्रमशः एबीसी तथा पी क्यू आर की दो माध्यिकाएं हैं। एडी व पीएम क्रमशः, चलो एडी व पीएम क्या है, माध्यिकाएं। अगर एडी व पीएम माध्यिकाएं हैं तो फिर मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, माध्यिकाएं, तब तब डी वाई एम मध्य बिंदु होंगे, तब डी वाई एम डी वाई एम मध्य बिंदु है। अगर डी वाई एम मध्य बिंदु है तो आप प्रूव कर दीजिए, क्या प्रूव करना है, वो बात को करना, वो प्रूव करने में करना है। अब सब दिया है, मैं लिख दोगे तो प्रूव करने में क्या लिखोगे, ये भी तो बात है। सिद्ध क्या करना हमको, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू एडी बाई पी एम। अब इसमें कोई रचना तो होगी नहीं ना सर, डायरेक्ट उत्पत्ति पर आते हैं, उत्पत्ति प्रूफ। देखो अब इसी पर ध्यान देना है तुमको, इस पर थोड़ा ध्यान देना ध्यान से। 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा पी क्यू आर है। और भी चीज ये कंडीशन दी थी वो लिखना भूल गए, त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, ये भी दिया है। तो ये भी दिया है का हिस्सा, ये भी लिखेंगे त्रिभुज एबीसी। अब यही तो मेन पॉइंट है, त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। सबसे मेन पॉइंट यही है, देखो तो यही उठाएंगे सबसे पहले, त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके बच्चों, पी क्यू आर। और ऐसा हमको दिया है, ऐसा हमको दिया है ना कि हमने किया, ऐसा हमको दिया है। हम तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनका संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या बराबर करना चाहोगे, अनुपात की संगत कोण। अरे भुजाएं प्रूव करनी है, अनुपात। भुजाओं का अनुपात प्रूव करना है तो अनुपात ही बराबर करना है, सही है। तो ए बी के बाई में क्या आएगा बताओ, पी क्यू। लेकिन कोण भी बराबर कर लेना, क्योंकि कोण बराबर कर लेंगे तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो जाएगा। कोण कौन सा बराबर करोगे, सीधी सी बात है, बीच वाला एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और साइड का रेशियो कैसे, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर, बीसी बाई क्यू आर इक्वल टू सी बाई आर बी। ये बाई आती है, आप कहते हैं सी बाई, लेकिन उल्टा चल जाएगा। यस सर। एंगल बी किसके इक्वल होगा तथा एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, समरूप है ना। अच्छा अब आप ये बताइए डी वाई एम क्या है, मध्य बिंदु, क्योंकि डी वाई एम मध्य बिंदु है, डी वाई एम क्या है, मध्य बिंदु। तो फिर मध्य बिंदु की पहचान बता दो थोड़ा, क्या होती है मध्य बिंदु, करता क्या है किसी रेखा, ये ना कहा करो, ये कहना अनुचित रहता है। मध्य बिंदु उस भुजा से हमेशा 2 बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। जैसे देखो ये अगर डी मध्य बिंदु है तो बी से जितनी दूरी डी की, सी से भी उतनी दूरी डी की, अर्थात दोनों बिंदुओं से डी क्या है, समान दूरी पर। समान दूरी कहें तो समदूरस्थ, जैसे नहीं पढ़ते थे, बी डी इक्वल टू डी सी। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये बताओ बीडी और डीसी किसके आप हैं, पूरे बीसी के आप हैं। बीडी और डीसी किसके आप हैं, बीसी के आप हैं।
समझ पा रहे हो आप? यस सर। एक चीज और हो सकती है ये वाली, इसमें देखो QM इक्वल टू अंगे समझ नहीं रहे, QM इक्वल टू अब ये किसके इक्वल है? हाफ ऑफ QR। तो अब ये भी कंडीशन इक्वल हो गया। हमें जो पाना है वो क्या पाना है? AD बाई PM और AB बाई PQ। तो AB बाई PQ तो आ जाएगा, बट AD बाई PM को लाने के लिए हमें ये दो त्रिभुज समरूप करने पड़ेंगे, ABD और PQ। भाई अगर AD PM लाना है तो हमें कौन से त्रिभुज समरूप करने पड़ेंगे? ABD और PQ। तो इनमें दो स्थितियां तुम्हें पहले से मालूम हो गई क्या? AB बाई PQ और कोण B इक्वल है कोण Q के। अब पोजीशन ये और आ जाए कौन सी? AD अपान PM, ये और बन जाए, बात बन जाएगी, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और जो चीज प्रूव करनी है वो प्रूव हो जाएगी। तो कुछ भी सोचिए, ऐसा सोचिए कि ये दो त्रिभुज कैसे हो? समरूप हो। तो इसको सोचने के लिए ये उठा लो पहले, देखो AB बाई PQ और BC बाई QR और CA बाई RP ना उठाओ तो इतने उठाओ, क्योंकि ये उठाएंगे AB बाई PQ, BC बाई QR का आप कर लेंगे, इससे है कि नहीं? बात बन जाएगी। तो देखो सीन से दिया क्या गया, या तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ समीकरण एक डाल दें और लिख दें, ऐसे रहने तो बताओ। देखो दिया क्या गया? AB बाई PQ, AB बाई इक्वल टू BC बाई क्यू। और वो पुरानी ट्रिक कल आपने किया भी था, बताओ अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे आंसर किसमें? कौन वाले पोर्शन में? राइट वाले, राइट वाले में करेंगे। राइट वाले में इसलिए करेंगे ताकि राइट वाला थोड़ा कट करके इधर को आ जाए, है कि नहीं? तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? AB बाई PQ, AB बाई अब इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ BC और इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अब आप खुद जानते हैं कि अब कौन सा पोर्शन इधर वाला लाना चाहोगे? आप देख लीजिए खुद, AB बाई PQ, AB बाई PQ और इक्वल टू BD, हाफ ऑफ BC क्या करोगे? BD, तो BD बाई QR, बहुत अच्छी बात, BD बाई QM, BD बाई QM, BD बाई QM। अब आप ऊपर से एंगल देखो, ऊपर से एंगल कौन सा कॉमन? B और नीचे कौन सा कॉमन? Q। अभी हमको दिया भी है? तो इसको हम ऐसा करें, समीकरण एक डाल दें ताकि हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख पाए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। देखो हमने किसी न किसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने की कोशिश की है। अब ये कहाँ से हो गया? समीकरण। अब अगर ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे साइड एंगल साइड से, तो आप जो प्रूव करना चाहते हैं अब तो ये हो जाएंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। तो जो हमें प्रूव करना है वो हो जाएगा, है कि नहीं? पहले इतना नोट कीजिए फिर हम आपको आगे। इधर देखो AB बाई PQ और इधर क्या है? BD बाई QM। इधर देखो AB बाई PQ और BD बाई QM, साथ में इनका करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, अर्थात B इक्वल टू Q है। तो देखो इन्हीं त्रिभुजों में तीनों चीजें इक्वल हो रही हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रेंगल बच्चों, कौन से ट्रेंगल बताओ? ट्रेंगल ABD सिमिलर टू ट्रेंगल ऑफ PQM। अगर ABD PQM के सिमिलर है तो बताओ कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? तो फिर इसलिए AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई BD बाई QM इक्वल टू BD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई PM, AD बाई PM। तो आप खुद देख लो क्या प्रूव करना था? AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। तो आप इसी को ले लीजिए, AB बाई PQ, AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? AD बाई PM, AD बाई PM। अब यही हमें प्रूव करना था। देखो AD बाई PM हो गया है, अब यही हमें प्रूव करना है। क्या समझ में आया? 25 तरफ ध्यान देना। क्या बोला गया? देखो एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD। एक त्रिभुज है ABC में AB, AC और माध्यिका AD, दिख रहा है? AB, AC और ये क्या है? माध्यिका AD।
दूसरा त्रिभुज जो पी क्यू आर है उसमें देखो इधर पी क्यू क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती समझते हो, ए बी अनुपात में होना, बराबर होना, बराबर अनुपात में होना। तो ए बी के समान अनुपात में कौन है, पी क्यू। ए डी के समान अनुपात में कौन है, पी एम। और ए सी के अनुपात में कौन है, पी आर। तो इनका अनुपात आपस में समान दिया, समान मतलब बराबर दिया। तो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर जिसमें ए डी व पी एम माध्यिकाएं हैं तथा डी वाई एम क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु तथा डी वाई एम मध्य बिंदु है। और क्या दिया है, माध्यिका उनका अनुपात समान दिया है। बता रहा है सबका अनुपात कैसा है, समान। तथा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू AD by PM इज इक्वल टू AD by पी एम इज इक्वल टू AC by PR AC बाई PR इतना हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है हमको, देखो ध्यान से। पीछे वाले बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो हमें सिद्ध करना है वो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाए किसके, पी क्यू आर। हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाए, किसके समरूप हो जाए, पी क्यू आर के। त्रिभुज ABC समरूप करना है किसके, पी क्यू आर के। अब इसमें रचना करनी पड़ेगी हमको। हाँ, रचना इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि ABC को पी क्यू आर के समरूप करना है तो इसमें रचना करनी जरूरी है। अगर ये वाले एंगल ट्रायंगल करने होते या ऐसा कुछ करना होता तो रचना नहीं करनी पड़ती। पूरा ट्रायंगल ABC पी क्यू आर के समरूप करना है, AD और PM दे भी दिया है। या तो तीनों अनुपात बराबर दिए होते तो ABC पी क्यू आर देखते ही समरूप दिखता, लेकिन इसमें AD और PM बीच में डाल दिया है तो फिर रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करेंगे, देखो ध्यान से। इस प्रकार जो है इसको बढ़ा लेंगे और इस प्रकार इसको बढ़ा लेंगे और डी को इस डी को थोड़ा किनारे करते हुए इस प्रकार डी को। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट लेना चाहूँगी, भाई ए बी सी डी ई। इधर भी बच्चों ऐसे कीजिए, यहाँ पर क्यू को थोड़ा किनारे कर लीजिए और इस प्रकार इसको भी कर लीजिए। एम को थोड़ा किनारे करके इसको भी मिला दीजिए। ये किस बिंदु पे मिला दें, यस बिंदु। तो रचना हमने की क्या है उसको लिखना पड़ेगा। एडी को डी तक तथा पीएम को एमएस तक इस प्रकार बढ़ाया। एडी व पीएम को, एडी व पीएम को डायरेक्ट लिखते हैं, एडी व पीएम को, एडी व पीएम को क्रमशः बिंदु ई व यस तक इस प्रकार बढ़ाया। बिंदु ई व यस तक इस प्रकार बढ़ाया, बिंदु ई व यस तक इस प्रकार बढ़ाया। इस प्रकार बढ़ाया कि क्या हो जाए बताओ, कि AD इक्वल टू डी हो जाए। AD इक्वल टू क्या हो जाए, AD इक्वल टू डी हो जाए। वह इधर बच्चों देखो QM इक्वल टू MR हो जाए। वह क्या हो जाए, QM इक्वल टू अरे वो QM नहीं है, PM इक्वल टू MS हो जाए। PM इक्वल टू MS हो जाए। इसका मतलब ध्यान से समझ रहा है, बढ़िया बात। PM इक्वल टू MS हो जाए, ये नहीं समझ रहा है वेदांत। PM इक्वल टू क्या हो जाए, AD इक्वल टू डी हो जाए, PM इक्वल टू और किसको मिलाया, B तथा C और US और RS को मिलाया। वह तथा BC ऐसे लिखो, BC QS YSR। D नहीं लिखा क्या, BC D नहीं, QS D नहीं, मध्य ID इक्वल टू डी लिख तो दिया ऊपर, वो मिलाया नहीं। अरे वो तो जब बढ़ाई दिया तो मिल तो जाएगा ही। AD इक्वल टू डी दिया है तो देखो इधर PM इक्वल टू MS तथा BC QS और RS को मिलाया। RS को
मुलायम। अब हम आते हैं उपपद पर। मेन हेडिंग है। अब मेन हेडिंग कौन सी है बच्चों? उपपद, यही मेन हेडिंग है। तो उपपत्ति में आप जो सबसे पहले दिया होता है ना, हम उसी को लिखते हैं। तो दिया क्या है? डी वाई एम मध्य बिंदु है और एडी पी माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं ने ही तो मध्य बिंदु दे दिया है। तो चूंकि डी वाई एम क्या है? मध्य बिंदु है, ये लिखेंगे पहले। क्योंकि डी वाई एम क्या है? डी वाई एम मध्य बिंदु है। बच्चों देखो, अगर डी व एम मध्य बिंदु है तो समान दूरियां होंगी डी से और एम से। तो फिर इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? बी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी तथा यू एम इज इक्वल टू। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक, पहले इतना नोट कर लो क्योंकि जगह है थोड़ी कम। देखो, अगर तुम्हें ए बी सी समरूप पी क्यू आर करना है तो स्वाभाविक बात है ए बी बाई ए सी, तो उसमें अनुपात मालूम है, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ है और ए सी का अनुपात पी आर के साथ है। और ए डी और पी एम क्या कर रहा है? बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है कि नहीं? लेकिन डी ने ये बाधा खत्म कर दी। क्या कर दी कि डी को जब हमने ई तक बढ़ा दिया तो ये समविभाजित करके देखो, ए डी इक्वल टू डी हो गया और डी ने डी मध्य बिंदु होने के कारण बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। ऐसा इसमें हुआ कि पी एम इक्वल टू एम एस हो गया पीछे रचना से। और ये देखो, ये क्या हुआ था? क्यू एम इक्वल टू एम आर हो गया था। तो ये एक चतुर्भुज जैसा दिख रहा होगा। देखो, ए बी ई सी एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में जब भी विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं तो कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए डी, चूंकि वो ए ई व बी सी, और इधर कौन से हैं? चूंकि ए ई व ए ई विकर्ण पूरा देखो, ए ई, और ये कौन सा विकर्ण है? बी सी। ए ई व बी सी, और उसमें कौन कौन सी विकर्ण है? पी एस व क्यू आर। हाँ, तथा पी एस व क्यू आर। हाँ, पी एस व क्यू आर। पी एस व क्यू आर परस्पर क्या करते हैं बताओ? समविभाजित। परस्पर समविभाजित करते हैं। होते हैं कि कर रहे हैं? कर रहे हैं। अगर ये परस्पर समविभाजित करते हैं तो ये बताइए बच्चों, तो फिर ये चतुर्भुज कैसे चतुर्भुज होंगे? तो इसलिए चतुर्भुज ए बी ई सी, इसलिए ए बी ई सी चतुर्भुज ए बी ई सी तथा चतुर्भुज पी एस आर। चतुर्भुज पी क्यू आर एस। पी क्यू एस आर समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज है, पहले चतुर्भुज है समांतर। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो तुम तो जानते हो कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण बराबर। तो इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर कर दो, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के बराबर करने से पीछे अनुपात बराबर किया जा सकता है। सही है, क्योंकि जो अनुपात दिया था सम्मुख भुजाएं बराबर करने से उनको उसमें रखा जा सकता है। तो देखिए इधर बी के सामने वाली कौन सी है? ए सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसलिए बी इक्वल टू, आगे देखिए बी के सम्मुख ए सी और ए बी के सम्मुख सी। ए बी इक्वल टू क्या हो गया? सी ई। ए बी इक्वल टू, इसको चार समीकरण एक डाल दें, क्या करें? यस सर। रहने दें, रहने दो। देख लेंगे वो खुद। डालना चाहो तो डाल दें। आगे हम देखो पी क्यू के सामने कौन है? आर एस। तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। आगे बताओ पी आर इज इक्वल टू। अब बच्चों देखो जो दिया है उसको लिखिए। क्या दिया है? सेंस क्या दिया था बताओ? ए बी बाई पी क्यू दिया था। क्या दिया था? इक्वल टू किसके दिया था बताओ? ए डी बाई पी एम। ए डी बाई इक्वल टू क्या दिया था? ए सी बाई पी आर, ये दिया था। अब चेंजिंग करो, जो कुछ करनी है चेंजिंग। फिलहाल में इसको हम मिटाते हैं, जो चेंजिंग करनी है उसको हम करके दिखाते हैं। तो थोड़ा बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी के अपान में क्या ए बी के स्थान पर क्या सी रख रहे हैं?
ए बी इक्वल टू सी है, लेकिन ए बी के स्थान पर सी रखेंगे तो उधर वाले त्रिभुज समरूप होंगे। हमें तो पहले ये वाले त्रिभुज समरूप करें तो ए बी के स्थान पर कुछ नहीं रखना, ठीक, और ना ही पी क्यू के स्थान पर कुछ रखना, क्योंकि ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू मिल ही रही है। अगर मान लो ये त्रिभुज आया तो इस त्रिभुज में ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू आ रही है, तो ए बी पी क्यू में कोई परिवर्तन नहीं करना। अच्छा, ए डी पी एम में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो पूरा ए बी सी समरूप करना है, ए डी की तो जरूरत ही नहीं है। तो क्या करते हैं, इसमें 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई करने से क्या लाभ मिलेगा कि 2 गुना होकर के पूरी भुजा ये मिल जाएगी। एडी का 2 गुना कितना हो जाएगा, ए, और पीएम का 2 गुना क्या हो जाएगा, पी, है कि नहीं। और एसी पीआर में परिवर्तन कर दें। एसी किसके इक्वल है, थोड़ा इधर देख लेना, बी के, तो हाँ इसमें करेंगे परिवर्तन, देखना अच्छा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू जैसा है वैसा रहने देंगे। अब इधर आप देखो 2AD कितना हो जाएगा, ए, 2AD कितना हो गया, और इसी का 2PM कितना हो गया। इधर देखो AC किसके इक्वल है, AC बी, तो यहाँ क्या रख दिया, बी, और नीचे PR किसके इक्वल है। अब आप खुद देखिएगा ये तीनों भुजाएं ऊपर वाली किस त्रिभुज की हैं, AB AE B, AB AE और बी किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, AB की। तो बाई साइड 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 बाई, क्यों भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ है ना। यस सर। तो बाई साइड 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 क्राइटेरियन से त्रिभुज, पहले ऊपर वाला कौन त्रिभुज आ रहा, ए बी ए बी, ए बी ए बी किस त्रिभुज की भुजाएं, ए बी, तो त्रिभुज आ गया ए बी, कौन सा आ गया, समरूप हो गया किसके, बताओ, कैसे हिसाब लगा लिया, पी क्यू पी एस और क्यू एस किसके भुजाएं, पी क्यू क्यू एस और पी एस किसकी बजाय, पी क्यू एस की बजाय, तो किसके समरूप होगा, पी क्यू एस। अगर बच्चों ये 2 त्रिभुज समरूप हो गए तो तुम करना क्या चाहोगे, इसमें एंगल बराबर करना चाहोगे कि भुजाओं का अनुपात बराबर करना चाहोगे, एंगल बराबर करेंगे, क्योंकि देखो भुजाओं का अनुपात तुमने बराबर किया ही है। अब हम क्या करते हैं, अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी तो बराबर होते हैं, तो कौन सा कोण बराबर करोगे तुम पर निर्भर करता है। देखो हमने तुम्हें बता दिया, अगर ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और ए सी का अनुपात पी आर के साथ दिया है, तो किसी न किसी प्रकार बीच वाला पूरा एंगल इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड से ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ये एंगल इक्वल करना चाहिए पहले किसके, इसके, है कि नहीं, तभी तो उधर इसी प्रकार ये भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे जिस प्रकार ये करेंगे, है कि नहीं। तो इसमें कौन सा एंगल इक्वल करते हैं बताओ, बी ए ई, एंगल ऑफ ए बी से ले ले बी ए, कौन से ले ले, बी ए, या हम कहते हैं डायरेक्ट स्मॉल है, लेकिन वो तो आधा बताओ तो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि उधर करेंगे तो पूरा एंगल ले लेंगे। तो कौन सा ले ले बताओ, बी ए इज इक्वल टू क्यू पी एम, बी ए इज इक्वल टू क्यू पी एम, क्यू पी एस, जब भी कहते तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो पी ही रहेगा ना बीच में। इसको एक क्वेश्चन कितना डाल दें, फर्स्ट, पहले आप इतना नोट करें फिर आगे समझाएं, अब हो हाईएस्ट नंबर में आएगा। इसी प्रकार क्या लिखेंगे वो लोग, देखो अच्छा, इसी प्रकार कौन से ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे, सी ए ई और आर पी, तो ट्रायंगल सी ए समरूप हो जाएगा, पीछे बातें वो तो आर पी एस के, आर पी, अगर आर पी एस के समरूप हो गया तो इसमें भी वही होगा, क्या होगा देखो इधर, एंगल ऑफ सी ए ई इक्वल टू एंगल ऑफ आर पी एस, एंगल ऑफ सी ए ई, एंगल ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एंगल ऑफ आर पी एस। इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे इधर देखो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट से जुड़ेगा और राइट से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखो बी ए और सी ए को जोड़ो, बी ए और सी ए को जोड़ा तो पूरा मिल गया बी ए सी, क्या मिल गया, मिला, एंगल ऑफ बी ए सी और इक्वल टू, इधर देखो आरपीएस और आर वो बता रहे हैं, आरपीएस और क्यूपीएस को जोड़ो, आरपीएस और क्यूपीएस को जोड़ो, क्या मिला, क्यूपीआर, क्या मिल गया, क्यूपीआर। बस इस एंगल के चक्कर में इतना प्रोसेस करना पड़ा, इस एंगल को बराबर करने के चक्कर में इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। अब 2 साइड्स का रेशियो तो पहले से इक्वल था, कौन सा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू और इज इक्वल टू क्या दिया था, ए सी बाई पी आर। माध्यिकाओं को भूल जाइए क्योंकि ये तो बढ़ा ही लिया था, ए सी बाई ये तो हमें दिया था ना, ये हमें ये दिया,
ऐसी बात किया, देखना सबसे पहले दिया था। तो देखो इधर इसको चाहे नीचे लिख लो, इसको नीचे लिख लो क्योंकि ये नीचे ही लिखना चाहिए। बी एस इक्वल टू क्या लिख लें, क्यू क्यू। अब आप देख लीजिए बाई साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, ऐसे समझो तो कैसे समझोगे? देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड से बाई साइड एंगल ये दोनों ट्रेंगल, कौन से ट्रेंगल बताइए? ए बी सी। ट्रेंगल ए बी सी समरूप हो गया बच्चों, किसके समरूप हो गया? पी क्यू आर के। ट्रेंगल ए बी सी फाइनली समरूप हो गया है, किसके समरूप हो गया बच्चों? और यही हमें प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ ध्यान दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, किताब की तरफ ध्यान दो। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक खंबा है, देखो ध्यान से, और खंबा कहाँ खड़ा होगा आप खूब जानते हैं। ये खंबा है, कोई हवा में थोड़ी उड़ रहा हो। खंबा कहाँ खड़ा होगा? किसी आधार पर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 6 मीटर लंबाई में ऊंचाई। आपकी छाया नीचे बनती है कि नहीं बनती है? उसमें खंबे की छाया भी कहाँ बनेगी? नीचे। और उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी छाया की लंबाई थोड़ी कम करते हैं, इतनी। खंबे की छाया की लंबाई 4 मीटर बन रही है फिलहाल, जबकि उसी समय शांत रहिए। उधर देखिए, इधर देखिए। अब नीचे से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको ऊपर की तरफ एक उन्नयन कोण नजर आएगा। क्या नजर आएगा? उन्नयन मतलब होता है कि ऊपर की तरफ ऐसे देख करके एंगल को देखना। जब ऐसे देख रहे हैं तो हमारा एंगल देखो उधर को बढ़ रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा होगा तो ऊपर को ऐसे देख रहा होगा, तो उन्नयन कोण ऐसे जा रहा होगा। कैसे? ऐसे। ये क्या कहलाता है? उन्नयन। सही है। तो ये उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा होगा। मान लो उन्नयन कोण कुछ भी बन रहा हो, वो अभी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। दूसरा उसने बोला ये है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की छाया की लंबाई तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मीनार की ऊंचाई क्या है। मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो इधर मीनार की ऊंचाई मान लो 8 मीटर थी, छाया की लंबाई तो उसने बता दी है, कितनी है? 28 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे हम 28 मीटर। आप देखो अब इधर से भी अगर कोई व्यक्ति मीनार को देखे तो कैसे देखेगा? इधर देखो, मीनार को भी तो ऐसे तो देखेगा ऊपर को। तो जब चीज नीचे से ऊपर की तरफ देखी जाती है तो किसी एंगल पर देखी जाती है, और वही एंगल कहलाता है कौन सा? उन्नयन कोण। उसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ। समझ गए? तो देखो अगर नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऐसे जाएगा। सही बच्चों? तो ये ट्रेंगल कौन सा है? ये ट्रेंगल मान लो पी क्यू आर है। कौन सा है? पी क्यू आर। अब हम जानते हैं कि उन्नयन कोण अगर हम देख रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर देख रहा है तो हमेशा बराबर दूरी पर ही देगा। अगर 2 व्यक्ति ऐसे खड़े खड़े देखेंगे तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मान लो इधर मीनार है, इधर खंबा है, तो ऐसे ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण दोनों स्थितियों में कैसा रहने वाला है? बताओ। बराबर। कैसा रहने वाला है भाई? देखेंगे तो पैरेलल ही, तो कैसा उन्नयन कोण रहेगा? बताइए। बराबर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा रहेगा? बराबर। तो अगर ये थीटा है, सुनिए, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कैसा रहेगा? बताओ। थीटा। दोनों एंगल कैसे रहेंगे? बराबर। तो अब देखिए इनको सिमिलर प्रूव कर दीजिए और बस हो जाएगा। माना मीनार की ऊंचाई 8 मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? क्यों मीनार की ऊंचाई पता करनी है तो आप लिख ही लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई 8 मीटर है। तो इसलिए आप कौन त्रिभुज लेने चाहिए? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्यू आर। सिमिलर करो। देखो बच्चों, पहली बात तो खंबा कितने डिग्री पर खड़ा होता है? 90 डिग्री। और मीनार भी कितने डिग्री पर होती है? तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के? 90 डिग्री। अब दूसरा एंगल कौन सा बराबर हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ जिसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो इसमें कौन सा आ रहा है? एंगल सी। और उसमें कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल आर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ दोनों थीटा है। दोनों क्या है? थीटा। क्यों मत समझ लेना, थीटा डिग्री क्या है? थीटा। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से, बाई एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रेंगल कैसे होगा? ट्रेंगल ऑफ ABC सिमिलर टू ट्रेंगल ऑफ
पी क्यू आर। हालांकि इसमें ये नहीं बोला था कि एबीसी को पी क्यू आर के सिमिलर करो, तो आपको एंगल के हिसाब से सिमिलर करना चाहिए। किसके हिसाब से? तो अगर ऊपर ए नहीं है तो ए समझिएगा ए बी सी, ऊपर अगर पी नहीं है तो पी समझिएगा पी क्यू आर। सही है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी ए बाई आर पी, सी ए बाई आर पी। चलो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ए बी कितना है, ए बी 6 और पी क्यू कितना है, और बी सी कितना है और क्यू आर कितना है 28। बाकी चीजें मालूम नहीं, मालूम है कहीं नहीं मालूम। 4 1 4 4 7 7 6 42 एच 1 एच बन जाए एच। तो कुल मिला के आ गया 42 मीटर। मीनार कितनी ऊंची थी बताओ? मीनार 42 मीटर ऊंची थी। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है?